बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इशाल, मुझे आप एक बात बताओ ना ज़रा कि अगर आपने क्या देखा है, अगर किसी बंदे को ज़रूरत पड़ जाए, ख़ासतौर पे किसी बीमारी के बारे में जानना चाहता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वो कंसल्ट करना चाह रहा हो, तो तुमने क्या देखा है कि सबसे पहले वो क्या करता है, किससे कंसल्ट करता है? क्योंकि एक इंसानी फितरत है, हमारी जो जबलत जिसको हम कहते हैं, वो सुस्त रवि का शिकार है, हम सुस्त पाए गए हैं आमतौर पर। तो मैंने ये देखा है कि घर बैठे बैठे हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम घर पे बैठे बैठे गूगल करते हैं कि गूगल एक वाहिद सोर्स है जिससे हम सारी चीज़ें अपने घर बैठे पता लगा लेते हैं और हम सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू करते हैं। क्या ये दुरुस्त है, आप समझती हो? बिल्कुल भी नहीं, और इसके ऊपर तहकीक भी है भाई। कहा यह जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन सम टाइम हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियों में बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देती है जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे किसी बड़ी बीमारी में चले जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो है ना डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप अगर डॉक्टर्स को देखें, फिर उनको हाउस जॉब करते हुए देखें, तो आपको लग समझ जाती है कि ये बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप गूगल को डॉक्टर ना समझ लें, हो सकता है कि आपको वो मसला ही ना हो। गूगल के अलावा एक और चीज भी जो टोटके हैं ना, वो भी हमारी घरेलू खवातीन बड़े बताती हैं। मेरी जो आपा हैं, सीनियर माशाल्लाह से हैं, बच्चों की देखभाल वही करती हैं, लेकिन ये कि उनके टोटके जो होता है ना, एक दफा एक बच्चे के ऊपर चाय गिर गई घर में, तो वो जल्दी से नमक ले आई। अच्छा। कि ये नमक इसके ऊपर डालना चाहिए, बाजी इसके ऊपर नमक डालेंगे। मैंने कहा नमक क्यों डालेंगे इसके ऊपर? बाजी आपको नहीं पता ये रिलीफ देता है। मैंने कहा आज तक बरनौल लगाते देखा था, लेकिन ये पहली दफा मैंने नमक डालते हुए देखा है। तो उनसे भी आपको थोड़ा जो है ना वो केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि आज तो वैसे ही आजकल टेली मेडिसिन का दौर है, आप डॉक्टर से घर बैठे राब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह से गलतियां ना करें। जिस रिसर्च की बात कर रही हैं इशाल, वो रिसर्च ये बताती है कि जब आप इस तरह से गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं और वो शायद आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं होती या आपकी हालत के मुताबिक नहीं होती और आप मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं या उसको फॉलो करना शुरू कर दें, या आप ये समझ लेते हैं कि भाई मुझे तो ये बीमारी हो गई है, और गूगल आपको हर बीमारी करवा के छोड़ता है जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं। तो उस पर आपको डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए। कई दफ़ा ऐसे केसेस उस रिसर्च के मुताबिक सामने आए हैं जो सिर्फ इस गलती की वजह से खराब हो गया। उस शख्स को कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन अलामात जो है वो देखते हुए, अच्छा गूगल पे ये बताया गया मेरे अंदर भी ये सिम्टम्स मौजूद हैं, अच्छा मुझे ये बीमारी भी हो सकती है, अच्छा मुझे ये बीमारी भी हो सकती है। तो बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ अपने अंदर खुद ही हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको कहते हैं खुद साख्ती जो है ना तशखीस और खुद साख्ती मेडिकेशन। हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमें लोग बताते हैं कि फलां के ताया को भी ये हुआ था और वो नहीं बचा था। तो इस तरह भी मत किया कीजिए कि दूसरे को आप बिल्कुल ही उस बीमारी के अंदर जो है कर देते हैं, वैसा उसको मसला हो या ना हो। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, डॉक्टर से रुजू किया करें। टेलीमेडिसिन का दौर है, आप बाहर नहीं निकल सकते, एक फोन कॉल करें और डॉक्टर से जानने की कोशिश करें ये मसला वाकई कोई बीमारी है या नहीं है। अभी हम इशाल सबसे पहले बात करेंगे, अब क्योंकि मरहला वैक्सीनेशन का है, 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। बुजुर्गों को लेके सब लोग कंसर्न है, बुजुर्ग खुद भी कंसर्न है। तो अब सवाल ये होता है कि वैक्सीन लगवानी कैसे है, किधर जाना है? पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है, जिसके साथ हुकूमत ने भी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में हम एक और जो है इशू जो इस वक्त हॉट इशू है उसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के लिए एक बड़ा इकदाम सामने आ गया जनाब। 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। हाँ जी इशाल, जिस तरह आप बता रही हैं ये बहुत खुश आइंद है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुनाफाखोरी आम हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो शुरू हो चुकी हुई है रमज़ान के लिए, फिर इतनी ज़्यादा कीमतें जो है बढ़ जाती हैं और आम आदमी जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और सूबे भर में अब 313 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का कहना है कि रमज़ान बाजारों में आटे का जो 10 किलो का थैला है वो मार्केट प्राइस से 120 रुपए सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, और 300 रुपए में दस्तयाब होगा। सिर्फ सस्ते आटे की फ्राहमी पर पंजाब हुकूमत तकरीबन 3 अरब 50 करोड़ रुपए सब्सिडी देगी। रमज़ान बाज़ारों में अगर देखें ना हम तो काफ़ी रश भी हो जाता है क्योंकि सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन उसमें अब कोरोना की क्योंकि सूरत हाल है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इतना रश होना ठीक है या नहीं। वैसे अगर हमजा कीमतें ओवरऑल कम की जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तमाम लोगों को उससे फ़ायदा होगा। यहाँ पर सिर्फ एक महसूस तबका जो है वो जा सकता है। इतवार बाज़ार में लोग रश की वजह से जा ही नहीं पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि ये सब्सिडी जो दी जाती है ना इशाल, ये उन लोगों को ही दी जाती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो मॉल्स में जा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जाते हैं वहाँ पर। लेकिन ये सबके लिए ओपन है, जो भी यहाँ पे जाना चाहे जा सकता है। और हुकूमत जो है इतनी बड़ी सब्सिडी दे रही है, इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया। बाज़ारों में ज़रूरी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन पर फल और सब्जियाँ
ये देखें 2018 के रेट के मुताबिक दस्तियाब होंगी, 2018 के रेट के मुताबिक, इसलिए ये खुशाइन बात है, यकीनन खुशाइन बात है। लेकिन मैं इसलिए भी हमजा कह रही हूँ क्योंकि हम सभी इस वक्त, अगर कोई वेल ऑफ भी है बड़ा, तो इस वक्त वो भी महंगाई से घबराया हुआ है जनाब। दाल चने की बात करें, दाल चना, बेसन, खजूर हो गई और दीगर अशियाई ज़रूरिया 2018 के नरखों पर हमें मिलेंगी, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। चीनी भी 60 रुपए फ़ी किलो हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, उस पर मुयसर होगी। वहाँ पर घी, चिकन और अंडे मार्केट से 10 से 15 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने ये एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और इस फैसले की बहुत तारीफ भी की जा रही है और आवाम की जानिब से इसको एक रिलीफ समझा गया। बात कर लेते हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब शिकवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौसा शिकवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। क्या इस बार रमज़ान पैकेज में ये जो ख़ास बातें बताई जा रही हैं ये अवेलेबल भी होंगी? वहाँ पर अक्सर शिकायत आती हैं कि जी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ऐलान तो कर दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में आला सतही कमेटी में रमज़ान और महंगाई के सताए हुए अवाम को रिलीफ देने के लिए 7 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। और ये 7 अरब का जो पैकेज है ये अल्टीमेटली 313 जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पे अवामुन्नास को सस्ती अशियाए ज़रूरिया जो है उसकी फराहमी पे खर्च होगा। और ये रवायती कार्रवाई नहीं होगी, ये एक सख्त किस्म का एक वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक अवाम को रिलीफ देने का इनिशिएटिव है और इंतज़ामिया को इस हवाले से अहम ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। उसके साथ साथ जो हमारी जमात के अरकान हैं और जो मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं और टिकट होल्डर्स हैं, उनके ज़ुम्मे ये फ़र्ज़ होगा कि वो इन बाज़ारों का ना सिर्फ जायज़ा ले बल्कि वहाँ कीमतों के हवाले से आवाम को ऑन बोर्ड लेके लाएअमल वाज़ा करें और जहाँ कहीं डिमांड सप्लाई गैप है और उसकी वजह से क्राइसिस है तो उसकी निशानदेही करें। और इसके लिए जो है वो पब्लिक कंप्लेंट सेल बनाए जा रहे हैं। आवाम को बर वक्त हर तरह के इनिशिएटिव से रोशनास कराने के लिए ऐप्स मुतारफ़ कराई जा रही हैं। और कीमत बाज़ार के नाम से कीमत ऐप जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। उसको आम आवाम की दस्तरस में देने के लिए टेक्नोलॉजी का एक बेहतर इस्तेमाल लाया जा रहा है और मुख्तलिफ वो इक़दामात जिससे आवाम को आगाही भी हो और अशियाए ज़रूरिया की वाफर दस्तयाबी भी हो और कीमतों पे भी गहरी नज़र रखी जाए। ये उस पूरे अमल के अंदर जो है वो हमारी तरजीह है और वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब इस पूरे प्रोसेस की खुद जो है निगरानी करेंगे। साहिबा ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है। अच्छा इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा, क्या सस्ते बाजार लगाना महंगाई का हल है या फिर इस हवाले से कुछ और भी किया जा रहा है? रमज़ान में अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ों से की बात करें तो वो भी बड़े सरगर्म नज़र आते हैं, क्या उससे निमटने के लिए भी कोई लाएअमल तरतीब दिया गया है? देखिए, जहाँ एक तरफ हम सस्ते बाजार लगा रहे हैं और उसमें 7 अरब का पैकेज दे के तकरीबन जो हमारी वो बुनियादी अशिया जो आवाम के रोज़मर्रा इस्तेमाल में है, जिसमें आटा है, चीनी है, आटा जैसे है तो हम उसमें 120 रुपये 10 किलो के थैले पे रिलीफ दे रहे हैं। इसी तरह चीनी जो है उसको हम 60 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में लेके आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारी ज़रूरी मार्केट है जिसके अंदर हम सब्जियां और तमाम वो रोज़मर्रा के जो आइटम्स हैं जिसमें सलाद के साथ जुड़ी हैं, सब्जियों के साथ जुड़ा है, फ्रूट है, ये चीज़ें हम उन ज़रूरी मार्केट के ज़रिए सस्ते दामों आवाम को फराहम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्राम फरोश और मुनाफाखोर हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर, उनकी निगरानी के लिए जो है वो ज़िले सतह पे एक बड़ा टाइट मॉनिटरिंग सेल बनाया जा रहा है और हर ज़िले की इंतज़ामिया को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो ऑनलाइन उस ज़िले की उस वक्त उस दिन की जो प्राइसिंग है उसको हेड ऑफिस में यानी वज़ीर आला हाउस में अपडेट देंगे
और वो अप्राइज करेंगे कि वहाँ उसके में किस चीज़ की शॉर्टेज रही जिसकी वजह से वहाँ कीमत जो है। फिरदौस शिकवान साहबा, गुज़श्ता बरस देखा कोरोना SOPs की वजह से रमज़ान से पहले मार्केट्स जल्दी बंद हो रही थी, जिसकी वजह से बाजार में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अब भी मार्केट्स का वक्त कम कर दिया गया है, क्या दोबारा बाजारों में भीड़ लगने का खदशा नहीं पैदा हो जाएगा? उसके लिए क्या किया जा रहा है? बदकिस्मती से कोरोना जो है इस वक्त तो तीसरी लहर जो है वो पहली 2 लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक है और लीथल है, और बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन का स्प्रेड रेशो है वो 7.1% पे चला गया है, और आज भी तकरीबन कोई 60 से ज़ायद कीमती जानें जो हैं मौत के मुंह में चली गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अच्छा ज़रूरी है कि हम कोरोना के ख़िलाफ़ जो SOPs हैं उस पर अमल करें, और यकीनन ये सारे इक़दाम अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जा रहे हैं। अगर अवाम की जान जो है वो महफूज नहीं होगी तो ये बाकी खरीदो फरोख्त और ये सारा जो बाज़ारों के अंदर अमल है वो बेमानी हो जाता है। तो लिहाजा हमारी पहली तरजीह है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इस कोरोना कोविड-19 की वबा से बचाया जाए। अब देखना ये है कि जो बाज़ारों का रश है उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, तो यही वो अमल है जिसके लिए 313 बाज़ार जो है पंजाब में लगाए जा रहे हैं, और इन बाज़ारों का मकसद ये है कि ये स्प्लिट प्रोग्राम हो कि मुख्तलिफ जगहों पे बाज़ार लगा के लोगों को मेन मार्केटों में और तंग गलियों से निकाल के खुले बाज़ारों में और खुले आसमान तले वो सहूलत दस्तयाब हो, ताकि SOPs को भी फॉलो किया जाए और उसके साथ साथ अवाम को जो उनकी ज़रूरत है उनके दहलीज पे दस्तयाब की जाए। तो इसमें अवाम के तावन के बगैर हुकूमत तनहा ना कोई SOPs पे अमल कर सकती है और ना इस हवाले से अपनी तरजीहात को 100 इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसके लिए भी हमें हर हाल में अवाम का तावन चाहिए। फिरदौस साहिबा, सहूलत बाजार अथॉरिटी कायम करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये अथॉरिटी अब सस्ते बाजारों को भी मैनेज करेगी? देखें, ये एक ऐसा अमल है और इंतहाई आसान इकदाम है जिसके तहत आपका एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बन जाएगा। हम जो भी एग्जेक्टिव स्टेप लेते हैं उस एग्जेक्टिव स्टेप को जब तक कोई मॉनिटर और रेगुलेट नहीं करता वो सारे इकदाम जो हैं वो हवा में तहलील हो जाते हैं। अब ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंटिन्यूड सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको इस महंगाई से निपटने के लिए सामने लाया जाए, और उसके लिए ये रेगुलेटरी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एक रेगुलेटर के तौर पे कायम की गई है, जो सिर्फ जिसका काम ना सिर्फ चीज़ों की प्राइस पे नज़र रखना है बल्कि उसकी सप्लाई को भी देखना है, और कहीं पे भी सप्लाई चेन जो है उसको टूटने नहीं देना। और अब हमारे जो गोदाम हैं और जो वेयर हाउस हैं और जो हुकूमत के स्टॉक हैं उनको भी उसने बर वक्त जांचना है, और अगर कहीं हमारे पास सप्लाई शॉर्टेज आ रही हो तो बर वक्त इकदाम करके उस रेगुलेटर ने उस तरसील को एक्सपीडाइट करना है। ठीक है। इसके साथ साथ जहां खिलाफ वर्जी हो रही होगी, जहां कहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही होगी, जहां स्टॉक किया जा रहा होगा, ज़हीरा अंदोज नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होंगे, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी हक महफूज रखती है। तो ये अब एक तरफ तो आप फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे होंगे, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग का, और तीसरी तरफ ओवरऑल एक अम्ब्रेला दे के आप उस कानून की अमलदारी को यकीनी बना रहे होंगे। तो ये एक मल्टी प्रोन स्ट्रेटजी में अथॉरिटी काम करेगी, और ये एक ऐसा कदम है कि जिस पे 100% हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए ये पंजाब के जो 36 अजला हैं उनकी कनेक्टिविटी होगी, और एक बटन पे आप देख सकेंगे कि किस जिले में किस चीज की वाफर मिकदार है और कहाँ शॉर्टेज है। ठीक है। तो ये एक ऐसा कनेक्टिविटी बॉन्ड बनेगा कि जो ना सिर्फ कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं उनको एड्रेस करेगा बल्कि अवाम की जायज़ बुनियादी ज़रूरियात को भी बर वक्त एड्रेस करके
ये महंगाई जो रमज़ान में सर उठाती है और मसनूई बहरान जन्म लेते हैं, इस रेगुलेटरी अथॉरिटी से और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म से अल्टीमेटली महंगाई का जिन हम बोतल में बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। साहिबा, थोड़ा सा सियासी पस मंजर की बात कर लेते हैं। जो सियासी एक मंजरनामा है वो सामने आया है। वैसे तो पीडीएम ने लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया है, मगर सियासी पार्टियां कोरोना को संजीदा नहीं ले रही, हम ये देख रहे हैं। क्या हुकूमत को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर अपोजिशन कोई भी एहतजाज करती है, कोई भी फैसला उनकी जानिब से सामने आता है, तो कोरोना की संगीनी के बारे में उनको कायल किया जाए, उनको समझाया जाए कि लोगों की जिंदगियों को तो खतरे में मत डालें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीडीएम जो है वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है और इसी माशरे के रहने वाले शहरी हैं। उनको भी अच्छी तरह से इस बात होना चाहिए कि इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है। उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त इन्फेक्शस जो रेशो है वो क्या है और उस इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है उसने ओवरऑल किस तरह से पूरी कौम को अपनी लपेट में ले रखा है। तो हम नहीं चाहते कि उनकी भी कीमती जानें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सियासी जिद, हट दर्मी और अना की भेंट चढ़ जाएं। हमने उनकी जानों को भी बचाना है, लेकिन जहां हमारी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ हैं हम उनको तो अदा करेंगे, लेकिन जहां अपोजिशन का एक रवायती जो है वो मुसलसल एक घिसा पिटा बयानी है उसको हम नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो अवाम इनको नॉन सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि खुद ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं। नहीं पता है कि हुकूमत पे अदम एतमाद करना चाहते हैं तो हुकूमत पे अदम एतमाद करते करते एक दूसरे पे या अदम एतमाद कर रहे हैं। तो जो पीडीएम के अंदर अपने अंदर जो दराड़ आई है, बल्कि दराड़ नहीं कहूँगी मैं, बहुत बड़ी खलीज आ गई है, तो वो जो इनके अंदर इतना बड़ा जो गैप है सोच में, नज़रियात में और बयानिए में, वो किस तरह एक जगह यकजा होगा। और अभी तक जो है वो ना इस्तीफों पे एक दूसरे को वो कायल कर पाए हैं, ना अदम एतमाद पे और ना लॉन्ग मार्च पे। तो ये अपोजिशन और पीडीएम से मेरी अपील है कि ना वक्त ज़ाया करें अपना और इस कौम का, और इंतज़ार करें, आए मिल के पार्लियामेंट में अगले इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स करें, ठीक है, बायोमेट्रिक सिस्टम की तरफ जाएं और लेजिस्लेशन में हमारी मदद करें और पाकिस्तान को एक आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन देने के लिए एक यूनिफाइड, म्यूचुअली एक्सेप्टेड, म्यूचुअली एग्रीड सेंसिस पे बना इलेक्शन कमीशन जो है उसको बनाते हैं। साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे से आप बात कर रही थी और ये बड़ा अहम मामला है रमज़ान पैकेज का सामने आना, और वो देखना होगा कि लोगों को SOPs का ख्याल रखना है। आप रमज़ान बाज़ारों में जाएं, बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया जा रहा होता है और 2018 के रेट्स जो हैं वो उधर होंगे तो आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, मास्क पहन के जाएं। आगे बढ़ते हैं ना, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं हमजा, क्योंकि मास्क पहनने की बात हो रही है, एहतियात की बात होती है, तो वहीं पर साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बेकाबू होती जा रही है, तो उसके साथ हुकूमत ने ये एक इंतज़ाम किया है शहरियों के लिए कि वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं कि वैक्सीन लगवाएं और महफूज हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर मजीद भी खोले जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर में जो है वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया था, जिसका जो है तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और उसी तर्ज पर कोशिश की जा रही है कि सेंटर्स में। सुलेमान चौधरी वहां पर मौजूद है, सुलेमान से जानने की कोशिश करता हूं। बताइए, प्रोसेस है क्या? बहुत मुश्किल है, आसान है? जो लोग वहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, क्या कह रहे हैं, मुतमईन है? जी बिल्कुल हमजा, जो प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर जो है वो इंतहाई आसान और आसान तरीका जो है वो है कि आप 1166 पर जो है वो एक शहरी जो है वो अपना SMS करेगा शनाख्ती कार्ड को, तो उसको पिन कोड जो है वो जनरेट होगा। उस पिन कोड के साथ जो शहरी है वो 60 साल से ज़्यादा उम्र का जो है वो एक्सपो सेंटर आएगा। अभी मैं बताता चाहूँगा, ये जो एक्सपो सेंटर है ये वैक्सीनेशन काउंटर कायम किए गए हैं, अगर जहाँ पर बुजुर्ग शहरी जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो लेके आते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनको जो है वो एक कंप्यूटराइज जनरेट स्लिप दी जाती है, जिसके बाद वो उनका जो उनकी तस्दीक की जाती है कि वो असल शनाख्ती कार्ड हैं, वो वही शहरी हैं जिसको वैक्सीन लगनी है। तो उसकी तस्दीक के बाद जो है वो उनका अगला जो मरला है वो ये पेश आता है कि उनको डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो हैं वो अगले हाल में बैठे हुए हैं,
वहाँ पर उनको उनके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, जिनमें उनकी ब्लड शुगर है, उनका बीपी है और दीगर जो बीमारियाँ हैं उनकी वो हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री लेने के बाद उनको जो एक स्लिप दी जाती है, जिसके बाद उनको फिट करार दिया जाता है। फिट करार देने के बाद जो अगला मरला आता है वो ये होता है कि वहाँ पर जो अलाइड हेल्थ स्टाफ, जो ट्रेन स्टाफ है वो मौजूद होता है, उनको इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग दी गई है। वो लोगों को वहाँ पर जो साइनोफार्म वैक्सीन है वो लगाते हैं। साइनोफार्म वैक्सीन लगाने का जो अमल है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट में जो है वो मुकम्मल कर लिया जाता है। उसके बाद बुजुर्ग शहरी को जो है वो हेल्थ स्टाफ जो है वो एक अगला जो मरला है वहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है कि वहाँ पर जो बुजुर्ग शहरी है उसको 15 से जो 20 मिनट है वहाँ पर रखा जाता है। इस रेस्ट एरिया का मकसद ये है कि जो बुजुर्ग शहरी हैं उसको जो वैक्सीन लगी है उस बात की जो यकीनी बनाया जा सके इस बात को कि उस वैक्सीन लगने के बाद बुजुर्ग शहरी को कोई रिएक्शन तो नहीं आया। और 15 से 20 मिनट ये बताएगा, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर शहरियों को वेटिंग रूम में बिठा दिया जाता है, वैक्सीन लगाने के बाद इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें कि रश बढ़ जाने की, तो जैसे कि हम आपके पीछे देख भी सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाने आए हैं। तो इस हवाले से क्या कोई टोकन नंबर रखा गया है कि टोकन लेने के बाद आप 1 बाय 1 आगे आएंगे और फिर वैक्सीन का अमल जो है वो आपका शुरू होगा, या फिर आप आते जा रहे हैं और लगवाते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, शहरियों का बहुत अच्छा रिस्पांस है कोविड वैक्सीन को लेकर। साइनोफार्म की जो वैक्सीन है उसको रश जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक दिन जो है वो रश पड़ा था जिसकी वजह ये थी कि लोग वॉक इन करके आगे थे, लेकिन हुकूमत ने जो SOPs बनाए हैं उसके मुताबिक जिसको पिन कोड जो है वो जनरेट होता है वही शहरी जो है वो एक्सपो सेंटर आ सकता है। शहरी जब एक्सपो सेंटर आता है तो वहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वैक्सीन लगाई जाती है, फिर जो है उसको वेटिंग एरिया में 15 से 20 मिनट रखा जाता है। वैक्सीन लगाने तक का जो अमल है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद 15 से 20 मिनट है उसको एक्स्ट्रा वो जो है वो वेटिंग एरिया में जो ठहराया जाता है। यहाँ पर 150 से ज़्यादा जो वैक्सीन काउंटर जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इसी तरह 20 से 30 जो रजिस्ट्रेशन सेंटर हैं वो काम कर रहे हैं और हुकाम का ये कहना है कि हम डेली बेस पे 1000 से लेकर 1500 अफराद जो हैं वो उसको डील कर रहे हैं। जो कोई लाहौर में सबसे बड़ा सेंटर जो एक्टिव सेंटर को बनाया गया है, तकरीबन यहाँ पर 18,000 से ज़्यादा जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको वैक्सीन लगा दी गई है। तो देखा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वैक्सीन लगाने का अमल है वो टीका लगाने तक जो अमल है वो 5 मिनट में मुकम्मल होता है और उसके बाद 15 से 20 मिनट है उसको रेस्ट करवाई जाती है, जिसके बाद शहरी की जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है बिल्कुल वैक्सीन लगाने के बाद। बहुत शुक्रिया सुलेमान चौधरी जो मुकस्सिस है, आप उस हवाले से हमें बता रहे थे। रश भी इतना ज़्यादा नहीं है, एक छुट्टी के दिन रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि लाहौर में अगर हम एक्सपो सेंटर की खुसूसी तौर पर बात करें जो लोग रजिस्टर्ड हुए होंगे कितनी बड़ी तादाद वैसे होगी लाहौर में जो 60 बरस से ऊपर होगी और फिर अभी लोग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो जो 15 से 20 मिनट वहां पर रखा जा रहा है, बाद में वो इसलिए रखा जा रहा है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो ताकि देख लें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर आपको घर जाने दिया जा रहा है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 बरस से जायद है उनको लाजमी लेकर जाएं। हम एक ब्रेक लेंगे विशाल, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, एक बड़ा ही मशहूर मुहावरा है, हमजा आपने तो सुना ही होगा कि बीच चौराहे हंडिया बीच चौराहे फूट जाना। हाँ, ये मामला कल कुछ PDM के इजलास के बाद लग रहा था, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो खासे उखड़े नज़र आए, मुख्तसर बात करके चले गए। मरीम नवाज साहिबा उनको रोकती रहीं कि अभी कुछ सवालात होंगे उनके जवाब दे दें, उन्होंने तो मुड़ के ही नहीं देखा। ये आप वो मनाजिर देख रहे हैं कि जिस वक्त मौलाना साहब ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे, वहाँ पर इजलास होगा, फिर हम फैसला करेंगे कि इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने हैं, और ये कहकर वो चले गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि 26 मार्च वाला जो लॉन्ग मार्च है उसको मुलतवी तसव्वुर किया जाए, और ये वो रवाना हुए वापस। और फिर आवाज़ें आई रिपोर्टर्स की जानिब से, वहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान थे, मरीम नवाज साहिबा कहती रहीं, लेकिन मौलाना साहब
वापस नहीं आए थे, नहीं तो ये वापस उखड़े आए। उखड़े लग रहे और थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपोजिशन का एक लॉन्ग मार्च था वो तो रह गया, लेकिन इस्तीफों पर भी ओपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकली हुई नजर आती है। पीडीएम हाँ, ऐसी की है। जो बड़ी जमातें हैं, बड़ी बैठक है कल हुई, जिसमें इस्तीफे और लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इत्तेफाक राय क्यों नहीं हो सका? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे देने पर मुत्तफिक नजर नहीं आती। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल जो कुछ हुआ, इजलास की जो खबरें बाहर निकली, उसके बाद मौलाना साहब जिस तरह से आए, उन्होंने बात की, मरियम साहिबा ने जिस तरह से गुफ्तगू की, लगा ये कि पीडीएम जो है वो शायद बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या कम अज़ कम पीपल्स पार्टी तो अब पीडीएम का हिस्सा शायद नहीं रहेगी। क्या ये बात अभी मान ली जाए या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतज़ार किया जाए कि उसके बाद क्या मामला बनेगा? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। और एक और मुहावरा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, तो बात यह है कि अब पीडीएम की जमातें तो मुख्तलिफ जमातें हैं जो एक फोरम पर हैं और एक मकसद के लिए इकट्ठा हुई है, और हमने हमेशा कहा है कि उस मकसद के हुसूल के लिए हम जद्दोजहद को जारी रखेंगे। ठीक है। वक्तन फवक्तन हुकूमत जो है वो शादियाने बजाती है और जश्न मनाती है। यूँ लगता है कि पीडीएम की मीटिंग के दरवाजे के बाहर ही कान लगाकर मिनिस्टर्स जो हैं वो खड़े होते हैं, और कल भी हमें ऐसा ही लगा। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए कि जब मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ नजरियात के साथ बैठती हैं तो कभी इख्तलाफ होता है, कभी इत्तफाक होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज मनोअन एक जमात की या दूसरी जमात की मान ली जाती है। एक दूसरे को कायल करने का अमल चला आ रहा है। मुश्किल फैसले भी होते हैं, तवील मुशावरत के बाद दिए जाते हैं, ऐलान होते हैं, और एक सिलसिला एक तरीके के साथ चल रहा है। लेकिन मीटिंग से कबल और मीटिंग के बाद जो क़यास आराइयां हैं वो कभी खत्म नहीं होती। हमें कभी ये नहीं लगा कि कल की तवील मीटिंग के बाद क़यास आराइयां नहीं होगी और जश्न नहीं मनाए जाएंगे। इससे कबल भी जितनी मीटिंग पीडीएम की हुई उसमें भी ये सब देखा गया। मैं इस वक्त ज्यादा ऑब्वियसली फोकस करना चाहूंगी कि पीडीएम के अंदर जो बातें हुई और पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से पार्लियामेंट्री टूल्स के इस्तेमाल पर इसरार करती रही है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो अब आपने देखा है कि वो विंडिकेट हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि हमने इलेक्शंस में जाने की बात की और हम मशकूर हैं तमाम पीडीएम की जमातों के जिन्होंने हमारे इस सजेशन को तस्लीम किया, और वो भी बाई इलेक्शन में आए। 7 बाई इलेक्शन जो पीडीएम की जमातों ने जीते और हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ साथ आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन जब हमने कौमी असेंबली में लड़ने का ऐलान किया और जब पीडीएम ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा किया तो उस वक्त भी मिनिस्टर्स ये कहते हुए नजर आए कि हमसे 15 एमएनएज राब्ते में, हमसे 16 एमएनएज राब्ते में, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन आपने देखा बावजूद नंबर्स के पीटीआई गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी एक बार फिर, और 3 मार्च को इमरान नियाजी की हुकूमत के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का इजहार हो गया। बिल्कुल ठीक है। शाजिया साहबा, हमें आप ये बता दें कि पहले तमाम पार्टियों ने, पीडीएम की पार्टीज ने आपकी बात मानी। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमने भी सारी उम्र सियासत की है, हमसे कुछ सीख लिया जाए। लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के ऊपर हमने मामला देखा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब का तो मामला बिल्कुल उलट हो गया। लेकिन जब ये मामला नहीं हो सका तो अब आप बाकी पार्टीज की मान लें, 9 जमातें कह रही हैं, इसमें क्या मसला है? और लग रहा है कि बोल तो अब आपके कोर्ट में है, उन्होंने तो फैसला कर लिया कि इस्तीफे देने हैं और तभी बात आगे चलेगी। आपके कहने पे तो फैसले नहीं होंगे ना भाई, पीडीएम की जमातें हैं, पीडीएम की जमातों से बात होगी। आपने मुझसे सिर्फ पूछा है कि पीडीएम में क्या हो रहा है, आपसे मैंने ना मशवरा लिया, मैं तो आपको सिर्फ बयान कर रही हूँ। मैं तो मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जमहूरियत की बात तो करें थोड़ा सा। मौलाना साहब की भी बात आपको करने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब माशाल्लाह। चलें, हमें आप ये बता दें, हम किसी की बात नहीं करते, कि आप हमें ये बता दें कि अपोजिशन लीडर जो होगा सेनेट के अंदर, उसके ऊपर कोई इख्तलाफात हैं या वो बात तय है कि नून लीग का ही होगा जिस तरह से पहले फैसला हुआ था? देखिए, ये तमाम चीजें अंडर कंसिडरेशन है। जो फैसला होगा, जो हतमी फैसला होगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और आपने देखा है कि जो भी मशावरत के बाद फैसला होता है उसका ऐलान मौलाना साहब ही करते हैं। पहले भी जो हमने बॉयकॉट किया था उस गैर आईनी इजलास का, जो कि हुकूमत ने बुलाकर और शादियाने बजाने की कोशिश की थी झूठी अपनी फतह पर, तो उस वक्त भी आपको पता है मौलाना साहब ने ऐलान किया था। कल भी आपने देखा है मौलाना साहब ने ऐलान किया। मौलाना साहब मेरी नजर में तो अपनी जिम्मेदारी निभा कर गए हैं। जी ठीक है शाजिया साहबा, लेकिन ये खबरें भी सामने आ रही हैं, मौलाना साहब ने कहा है कि मैं नहीं आना चाह रहा था, मुझे मजबूर किया गया कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो जिस तरह रूठ के चले गए, वापस मुड़े ही नहीं सवालों के लिए, वो भी तो हम सब ने देखा। खैर, आप ये बता दें सीईसी का इजलास कब तक हो जाएगा, क्योंकि आगे रमजान आने वाला है, क्या मामला लटक तो नहीं जाएगा?
देखिए मेरी नज़र में उन्होंने सवाल नहीं लेना था, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने जो ऐलान करना था बहैसियत सरबराह पीडीएम वो करके गए। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का सवाल है, वो कल ही मौलाना साहब ने कहा है। देखिए कल से पहले ये बात नहीं पता थी किसी को भी कि लॉन्ग मार्च से कनेक्ट कर दिया जाएगा इस्तीफों को। और आप जानते हैं कि सीसी की कमेटी जो मिली थी उसने इस्तीफों के ऊपर अपनी राय दी थी कि इस्तीफों को एज लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। और चेयरमैन बिलावल साहब बिल्कुल ठीक है, लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब ने ट्वीट किया कि पीडीएम तबाह दे, आप भी यही समझते हैं? देखिए जाहिर है पीडीएम का तो एक उसको तो झटका लगा है, और पीडीएम जो है वो अब जो पॉलिटिक्स थी वो उस तरह की तो नहीं रहेगी जो पहले। और लेकिन ये मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है, कम से कम लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए होता है। 24/7 हम हर वक्त एक सियासी तमाशों में नहीं रह सकते। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, यहाँ गवर्नेंस होनी है, गवर्नेंस का टाइम चाहिए, बुनियादी इस्लाहात नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा खुशाइन डेवलपमेंट इसमें जो अपोजिशन है उसको चाहिए कि ये आगे बढ़े, और इस्लाहात का स्पेशली जो जैसे इलेक्शन का इस्लाहात है उसके ऊपर हमारा बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। अब तो सेनेट के इलेक्शन भी पीछे रह गए हैं, तो हमारे लिए मौका है कि हम जो रिफॉर्म पैकेज अपना हमारा है मामला, इस्लाहात का मामला, उसकी तरफ हम आगे। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, ये हमें बता दें, आप समझते हैं कि जब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही होगी, आपको क्या लगता है बाकी 9 पार्टीज जिसमें सिर्फ नून लीग एक बड़ी जमात होगी, वो लॉन्ग मार्च करने के इस पोजीशन में होंगे कि लॉन्ग मार्च किया जा सकेगा, या उसका तो कोई असर ही नहीं होगा? लॉन्ग मार्च तो देखें अब खत्म हो गया। पहले भी बड़ा अवाम तो पहले भी इंटरेस्टेड नहीं थी, साथ नहीं थी, लिहाजा अवामी हमायत पहले ही नहीं थी। अब वो जो पॉलिटिकल बयानिया था वो भी जो है वो चकनाचूर हो गया। तो ये लॉन्ग मार्च का किस्सा तो खत्म है। लेकिन हमारे 2 रास्ते हैं ना, या तो यही है कि हम वही रखें और एक अपोजिशन हर वक्त तो लगी रहे कि गवर्नमेंट को गिराना है, यही करदान रखें। और दूसरा यह है कि आइए मिलके फ्यूचर के बारे में कल सोचते हैं, देखते हैं क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, कैसे हम अपने जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं असेंबली में। हमें अपोजिशन चाहिए, और अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत को तस्लीम करें और तस्लीम करके आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से अभी ये सामने आ रही है बात, मौलाना साहब कहते हैं कि डेडलॉक उन्होंने दे दिया है कि भाई या तो इस्तीफे होंगे तो लॉन्ग मार्च होगा, फिर ही कोई दूसरी बात होगी। तो क्या ये नहीं लगता कि पीडीएम उसी मुहावरे पे आ चुकी है, जैसा कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी? नहीं, वो तो जी राधा तो भाग ही गई है, अब क्या नाचे। अच्छा, तो अब तो यही है कि जो है उसमें गुजारा करेंगे, ठीक है। और अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा तो नहीं बना सकते ना। अब तो यह है कि तो क्या कहते हैं सैयां गए परदेश, तो वही वाला जहाज़। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, हमें ये बता दीजिएगा कि अब आप बात कर रहे हैं कि इस्लाहात की बात गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन क्या अपोजिशन से इस हवाले से कोई रब्ता बाकायदा तौर पर किया जाएगा? नून लीग से भी रब्ता किया जाएगा कि आ जाएं इस्लाहात की बात कर लें? क्योंकि उनको तो ये शिकवा होता है कि वज़ीर आज़म साहब तो बात ही नहीं करते हैं, और फिर जब हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई बात की जाती है तो फिर हुकूमत कहती है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी डील मांग रहे हैं, हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है। देखिए अब जो एनआरओ का जो वो तो है ना, जो वो कहते हैं एहतसाब कवानीन में चेंजेस करें और रिट्रोस्पेक्टिव करें, वो तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो उस पर नहीं मानेंगे। असल बात तो ये है कि हमने ये करना है कि कैसे हम इसको जो है वो आगे बढ़ाएं बात को, और उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन हैं, उनके ऊपर गौर कर सकते हैं। और अपोजिशन जो है, पहली शर्त तो जाहिर है कि ये है ना कि अपोजिशन इमरान खान के मैंडेट को माने, उसका एहतराम करे, और उसके बाद आगे चले। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन का मामला जो है फवाद चौधरी साहब, वो बड़ा अहम है। अपोजिशन की तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन पे पूरा यकीन है। आप लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल नए सिरे से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी पहले हो जाए, फिर नया इलेक्शन कमीशन जो है तश्कील दिया जाए। क्या आपको लगता है इस पे अपोजिशन मानेगी? वो अगर नैब के ऊपर ये आपके रख देते हैं कि जी कि नैब के भी आप कुछ तब्दीलियाँ कर दें, फिर क्या करेंगे? नहीं, कैसे यकीन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? आप अभी जरा स्टेटमेंट्स उठा के चलाए ना, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिलावल साहब की हैं, मरियम नवाज की हैं, जरदारी साहब की, ये जो सारी स्टेटमेंट्स अभी आई हैं ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये चलाएं नजर और बताएं मुझे कैसे एतमाद।
और ठीक। दूसरी बात जो है जी। ये है कि जो हम तो जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं इत्तेफाक राय से आए, क्योंकि इलेक्शन का मतलब तो यही है ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स का मतलब यही है कि एक पूरा आपका जो तमाम पार्टीज हैं उनका उसके ऊपर एक एतमाद होना चाहिए और इसके लिए तमाम पार्टीज को अपने तजवीज़ सामने रखने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इशाल है कि पीपल्स पार्टी अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब इजलास हो जाएगा, उनका जो फैसले करेंगे सामने रखेंगे और हुकूमत को यही लग रहा है कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लेकिन हमजा, एक जो मुहावरा मैंने कोट भी किया, शेख रशीद साहब अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आज तक मुझे उसकी समझ नहीं आई कि कैसे 9 मन तेल, कैसे राधा नाचेगी। उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल देंगे? अच्छा, रोशनी जो है आपने खुद ही उसको क्लियर कर दिया कि क्या सूरत हाल बन गई है। सूरत हाल बिल्कुल वैसी है। हम आगे चलते हैं और उस पर बात करते हैं। वो डेडलॉक की जो सूरत हाल है वही इसका शायद जिक्र कर रहे होते हैं। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर जो है जो अहम मसला है उसको उठाया है। कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि जुलाई 2020 से फरवरी 2021 के दौरान गुज़श्ता 8 माह में सिंध को NFC के तहत उसके हिस्से के 80.2 बिलियन रुपए कम दिए गए हैं। उन्होंने इस ज़मीन में वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है हमजा, और सिंध सरकार का वफाकी हुकूमत से पुराना गिला भी है कि सूबे को आमदन और वसाइल से कम फंड्स दिए जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि सूबे से हिस्से की कटौती से अवाम बराह रास्त मुतासिर होते हैं और मुतासिर हो भी रहे हैं। एक तौजीह भी सामने आ गई कि हम इसलिए भी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें शेयर ही कम दिया जा रहा है, क्योंकि सूबाई बजट से ना सिर्फ मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे और सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, बल्कि सेहत की बात हो, तालीम और दीगर सहूलियात भी आवाम को सूबे ही फराहम करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद का ये मामला है। लेकिन अब सिंध जो है ये एतराज़ कर रहा है कि हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है। जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो आवाम को ये सहूलियात कैसे फराहम करेंगे। ये एक बड़ा अच्छी लॉजिक होती है कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे, हमारा हिस्सा, हमारा शेयर हमें नहीं मिल रहा, तो हम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब वफाक का मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा वसाइल के साथ वफाकी हुकूमत कर्ज की अदायगी भी कर रही है और मुल्क भर में तरक्याती काम भी करवा रही है। और वही ये मौक़िफ़ है कि इसके अलावा वफाक जो है वो मुल्क की दिफा पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो हमारे पास खुद इतना फ़ंड नहीं है कि इस तरह से दिया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौशियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। खुर्रम शहजाद साहब, बड़ा आसान तरीका होता है कि हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहले तो ये समझा दें, ये NFC अवार्ड है क्या? अगर सूबाई हुकूमत को नहीं मिलेगा तो क्या मजबूरियाँ होंगी सूबाई हुकूमत की? फिर जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शेयर जब मिल रहा था तो उसका अभी तक उस पर क्या हुआ है, इस पर भी मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। NFC अवार्ड देखें, अगर मैं बिल्कुल आसानी से समझा सकूं तो होता ये कि जो भी फेडरल लेवल पे जो टैक्सेस होते हैं, जो पूरे मुल्क में टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं, उसका एक हिस्सा जो है हर सूबे को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसका जितना शेयर बनता है प्रोपोर्शन उसके हिसाब से उसको मिलता है। यानी कि जो भी टैक्सेस का एक पूल बनेगा उसमें से अभी जो है अगर आप ये देखें कि कितना हिस्सा जो है वो टैक्सेस का जाता है, तकरीबन को 57-58% जो है वो सूबों को चला जाता है जितना भी। यानी कि अगर 100 रुपये टैक्स इकट्ठा होता है तो उसका 57 रुपये 58 रुपये के करीब जो है वो सूबों में बढ़ जाता है। और जिसके सूबे का जितना जो है वो पॉपुलेशन वाइज शेयर होता है, 2-3 और उसके क्राइटेरिया हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल सिंपल इस तरह से समझ लें कि जो भी टैक्स इकट्ठा हो उसका एक हिस्सा जो है वो सूबे को जाता है। तो वो सूबा फिर उस पर ये होता है कि 18 अमेंडमेंट के बाद यही हुआ है ना कि उसके बाद सूबा फिर अपने जो है वो सूबे को सूबा जो है अपनी वो जो हुकूमत है वो अपने सूबे को उस टैक्स के जरिए से जो है वो बेहतर करती है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये देखना चाहिए जो 1 ट्रिलियन रुपीज मिल चुका है, 1 ट्रिलियन रुपीज जो मिल चुका है उसका क्या हुआ अभी तक। आप स्कूलों की हालत देखें, आप जो है वो हॉस्पिटल्स की हालत देखें, आप रोड्स की हालत देखें, इवन कराची की हालत देख लें, उसका क्या हुआ। मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी हो तो फिर तो सारी होनी चाहिए, rather than ये कि जी आपको कम हिस्सा मिलता है, मेरे ख्याल में। अच्छा, इस हवाले से अगर हम खुर्रम शहजाद साहब बात करें, सूबे जो है वो ये कहते नजर आते हैं कि NFC अवार्ड में कम हिस्सा मिला है, और जबकि वफाक जो है उनका ये है कि कम वसाइल हैं इसलिए हम लोग जो है वो कुछ कर नहीं सकते। आखिर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? मेरे ख्याल में देखें मौक़िफ़ जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका शायद दुरुस्त नजर आता है, क्योंकि देखें हिस्सा तो अपनी जगह मिलता रहा है और हिस्सा जो है वो लगा या नहीं लगा ये जो है बेसिक प्रॉब्लम है। वैसे भी आप देखें रिसोर्सेज तो बहुत कम है। अगर सारे टैक्सेस की बात करें, ओवरऑल टैक्सेस की अगर हम बात करें, तो टैक्सेस में आप ये देखें
कि अगर गवर्नमेंट को 4 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस मिलते हैं, 4 ट्रिलियन रुपीस के गवर्नमेंट को टैक्सेस, यानी कि ओवरऑल हमारा जो है वो टैक्सेस का पूल है, उसमें से 3 ट्रिलियन तो हमारे डेफिसिट हो जाता है, 3-3.25 ट्रिलियन, इस मतलब उससे भी ज्यादा होगा। फिर डिफेंस में हमारा जो है 1.25 ट्रिलियन तकरीबन जाता है। फिर आपकी डेट सर्विसिंग, यानी कि जो आपके कर्जे लिए हुए हैं उसमें जो वापसी जाती है वो 3 ट्रिलियन अलग है। तो इसका मतलब ये कि वफाक के पास तो अगर मैं डिफेंस और डेट सर्विसिंग ये दोनों निकाल दूं तो वैसे कोई हिस्सा ही नहीं बचता, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे। और दूसरा, सूबों के पास एक और प्रॉब्लम ये है कि सूबों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। टैक्सेस तो हम देते हैं कि जी टैक्स का इतना हिस्सा आपका है, लेकिन उसको खर्च करना और फिर अपनी जो है वो अखराजात को कम करना, यानी कि जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करना, जिसमें कोई फायदा ही नहीं होता, आप जाया कर देते हैं। तो और उसकी अकाउंटेबिलिटी होना, आप देखें, आप सर्कुलर डेट की हम बात करते हैं ना कि जी आपके जो है गवर्नमेंट पे सर्कुलर डेट कितना ज्यादा है। जो ये बिजली का जो अदायगियाँ होती हैं वो होती नहीं है, आपको जो है वो रिपेमेंट नहीं होती है या फिर बिजली जाया होती है, उसके सारा ये जो सर्कुलर डेट की फॉर्म में आता है, इसके ऊपर सूबों का क्या रोल है, सूबे किस तरह से उस पर रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप टैक्सेस देते हैं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और साथ में उनका जो उनकी जिम्मेदारियां बनती है वो भी होनी चाहिए। तो ये नहीं होता सिर्फ पैसे मिलते रहें और पैसे सिर्फ खर्च भी ना करें और जी वो उसमें से चीजें निकल भी जाएं और वो आपके हॉस्पिटल्स और आपकी एजुकेशन, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी ना बने। तो इसमें पॉइंट क्या है, मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इस पूरे जो है वो मामले को कि पैसा जाता है तो क्यों जाता है, कैसे जाता है, लगता है नहीं लगता, और सबको बैठने की जरूरत है, सारे सूबों को बैठने की जरूरत है, फेडरल गवर्नमेंट को बैठने की जरूरत है, ताकि पूरे कंट्री की फेडरेशन भी स्ट्रांग हो और कंट्री को फायदा भी हो, ना सिर्फ ये कि जी आप पैसे कम देते हैं ज्यादा देते हैं और वो लगता है नहीं लगता है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, मसला तो आवाम को पड़ता है, अगर शेयर मिल रहा हो, ना लग रहा हो, या शेयर ही ना मिल रहा हो तो फिर लगेगा कैसे। दोनों सूरतों में आवाम जो है वो सफ़र करते हैं, तरक्याती मंसूबे नहीं हो रहे होते। लेकिन जो असल मसला है कि हम आमदनी बढ़ाने की तरफ जाएं ताकि सूबे भी उस पर काम कर रहे हों, पॉलिसी साजी हो रही हो और आपस में इस तरीके का इनका कोई वफाक और सूबों के दरमियान कोई इस तरह की खलीज ना हो कि इस तरह के सवालात उठाए जाएं और अगले इलेक्शन में जाके सिर्फ ये कह दिया जाए हमें तो हिस्सा नहीं मिला था। तो उस पॉलिसी की तरफ ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, वफाक की है या सूबों की है? दोनों की है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। देखें, गवर्नमेंट चलाना सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अगर 18 अमेंडमेंट के बाद देखें, 18 अमेंडमेंट को सामने रखें ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो शिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बताई गई है कि प्रोविंशियल लेवल पे अब ज्यादा से ज्यादा काम होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। एक और सवाल ये पूछना चाहिए प्रोविंसेस से कि क्या हमने मजीद डिसेंट्रलाइज किया, क्या प्रोविंशियल हमने जो जैसे एनएफसी है इस तरह पीएफसी भी होना चाहिए, क्या हमने शहरों को, क्या हमने जो है डिविजनल लेवल पे नीचे हमने इस फंड्स को जाने दिया, हमने एम्पावर किया नीचे लोगों को डिसेंट्रलाइज करके कि जी आप इलाकों में जो काउंसलर वाला सिस्टम है और ये सारा है इनको हमने एम्पावर किया फाइनेंशियली। जब ये नहीं हो रहा तो सूबों को और पैसे देना, या सूबों से पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए सूबों से कि आपने डिसेंट्रलाइज मजीद किया। जो 18 अमेंडमेंट की जो एसेंस है वो यही है कि आप मजीद डिसेंट्रलाइज करें ना, कि एक आम आदमी अगर मैं मोहल्ले में बैठा हूँ और मुझे जो है कोई प्रॉब्लम है तो मेरे मोहल्ले वाला काउंसलर या जो बंदा यहाँ पे बैठा है वो मेरे मसले हल करता है, जैसे यूएस में होता है, जैसे पूरी दुनिया की अच्छी डेमोक्रेसीज में होता है। वो हमने किया नहीं है और हम ये कहते हैं कि जी हमें से पैसे ज्यादा देते हैं, कम हो गए हमें। आपने खर्च कहाँ किए हैं, आपने डिसेंट्रलाइज किया या नहीं किया, उसका इम्पैक्ट क्या है, तो ये सारी चीजें ख्याल में होनी चाहिए, रादर देन एक सिर्फ ये कहना कि जी इससे फेडरल की जिम्मेदारी है, इससे प्रोविंसेस की जिम्मेदारी, क्योंकि फेडरल पे तो बहुत बर्डन है, फेडरल पे ऑलरेडी बर्डन है। देखें, फेडरल अगर कर्जा लेता है तो वो पूरे मुल्क से लेता है ना, वो कर्जा सूबों को नहीं आता। अगर जो है डिफेंस की एलोकेशन होती है वो पूरे मुल्क के लिए होती है ना, वो सिर्फ प्रोविंस के लिए तो नहीं होती, फेडरल के लिए। तो इस तरह पूरे मुल्क के लिए अगर चीजें होती हैं तो सूबों को भी पूरा रोल प्ले करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन सही एसेंस उसकी होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ना वो किसी एक खास नीचे जो है किसी आदमी को फायदा नहीं होगा, आम आदमी को, खास लोगों को जो है फायदा होता रहेगा। बिल्कुल। खुर्रम शहजाद साहब, आपने जिस तरह से बात भी की कि सूबों को खुद भी काम करना पड़ेगा, जो हिस्सा लेने की बात आती है, ठीक है हिस्सा मिल रहा है उसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ पर आती है कि रेवेन्यू जनरेट करना। अगर हर सूबा अपने सतह पर अपने रेवेन्यू जनरेट करेगा तो डेफिनेटली सूबे के जो अंडर जो चीज़ें आती हैं उनको अच्छे तरीके से चला सकेगा या फिर सूबों में काम कर सकेगा, जो कि वफाक का भी मौक़िफ़ है कि सूबे जो हैं वो खुद से कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, जिसकी वजह से रोना धोना ये रोया जाता है कि जी हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, वो सिर्फ हिस्से पर ही इक्तफा कर रहे होते हैं। जी देखिए, बात जहाँ तक जनरेशन की है बिल्कुल सही बात है कि सूबे खुद जनरेट करें
और बिल्कुल जो है फेडरल पे डिपेंडेंट ना हो, सूबे खुद जनरेट करें, खुद अपनी एक्टिविटी जनरेट करें। सूबे को एक इकोनॉमी की तरह चलना चाहिए, शहर को एक इकोनॉमी की तरह चलना चाहिए, मोहल्लों को एक माइक्रो लेवल पे इकोनॉमीज की तरह चलना चाहिए। इसी तरह से पूरे जो है वो इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो हम तो ये सोचते ही नहीं है ना, हमारे तो ये माइंडसेट ही नहीं है, हम वो टिपिकल ओल्ड स्कूल जो है वो काम कर रहे हैं आज भी। तो मेरे ख्याल में इसमें इस चीज़ की जरूरत है। और दूसरा, ये जो सेल्स टैक्स सर्विसेज में है, ये तो सूबों के पास है, और ये एक होनी चाहिए कि फेडरल जो है वो जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो भी सूबों को दे, और सूबों के दरमियान भी हार्मनी हो। आप देखें यहाँ पे टैक्स कुछ और है, सिंध में, पंजाब में कारकर्दगी दिखाना और इस मॉडल को जो है फिर से देखना होगा कि क्या ये मॉडल दुरुस्त है भी या नहीं है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। चाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना के हवाले से बात करेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन है, इस हवाले से बहुत लोग कंफ्यूज्ड भी हैं कि किस तरीके से ये वैक्सीन लगेगी। 1166 पर हमने मैसेज कर दिया, मैसेज का रिप्लाई आ गया, उसके बाद क्या कोड वापस पहुंचा नहीं पहुंचा, सेंटर कहां पर बना है, वहां पर कैसे जाएंगे, कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या ये वैक्सीन खतरनाक है या नहीं है, सेहत के लिए ठीक है, ये कुछ सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में हैं और जिनका जवाब वो लेना चाहते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब हुकूमत आगे नजर आ रही है। सूबे में अब कोरोना वैक्सीनेशन के 114 मराकज कायम कर दिए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए 22 नई लैब भी कायम की गई हैं, जबकि कोविड टेस्टिंग की तादाद भी बढ़ा दी गई है। हमजा, हाँ जी बिल्कुल, टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी गई है। तीसरी लहर में जो है हम दाखिल हो चुके हैं। सिविल अस्पताल में वैक्सीनेटर्स की तादाद भी बढ़ा दी जाएगी। और पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ये कह रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वैक्सीन की 4 करोड़ 40 लाख डोजेज़ जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। किस तरीके से ये वैक्सीनेशन का अमल जारी सारी है, आवाम का रिस्पांस कैसा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब बताइएगा कि अब हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं बुज़ुर्गों को, अपने पेरेंट्स हैं हमारे या बुज़ुर्ग खुद जाना चाहते हैं, 60 साल से ज़ायद उम्र है उनकी, उन्होंने मैसेज कर दिया, उनको रिप्लाई भी आ गया, लेकिन फिर कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं हमें कोड नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं लग रही कि हमने किस सेंटर पे जाना है। ज़रा बताइएगा, हमारी रहनुमाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखें, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत आसानी पैदा कर दी कि जो भी 60 साल से ऊपर है वो अपना ID कार्ड लेके किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकते हैं और उसको कोड वोड की जरूरत नहीं है, ना उसको रजिस्टर होने की जरूरत है। अच्छा, तो उसी वक्त वो चला जाए और जो भी हैं 60 ईयर से अबव उनको उसी वक्त। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि बड़ा अच्छा इंतजाम किया उन्होंने 60 ईयर से अबव का। और आई एम श्योर के लेटर ऑन जब ये आम पब्लिक को वैक्सीन लगेगी तो वो भी इसी जज्बे से लगेगी। और इंशाल्लाह इसका बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी अपने बुजुर्गों को और ख़ुद भी लगा ली जाए तो उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि नहीं ना सिर्फ ये कि अपने आप सेफ होंगे, इसकी ट्रांसमिशन भी तभी रुकेगी इस बीमारी की जब 75% लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी हो, स्पेशली हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप। तो ये बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के हवाले से कहा कि ये वॉक इन जो है अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि 70 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद है सिर्फ उनको वॉक इन की इजाज़त दी गई है, बाकियों को रजिस्टर करवाना ही होगा। जैसे एक्सपो सेंटर में हमने देखा इतवार के रोज़ बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया था कि लोग यही सुन के चले गए थे। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, 70 साल पहले था, अब तो 60 ईयर्स पे भी वो जा सकते हैं विद द ID कार्ड और वो लगवा सकते हैं। जाहिर है अगर वो संडे का दिन में ज्यादा रश है, लोग ज्यादा जाते हैं, वो और किसी दिन चले जाएं और ऐसे टाइम चले जाएं जब रश कम होता है, सुबह 8 बजे चले जाएं या लेट नाइट चले जाएं 7 बजे। वो मतलब ये रश तो जाहिर है ऑफिस टाइमिंग में ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसे विंडोज आती हैं जब रश नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे थे कि शुरू में जब कोरोना वैक्सीन की बात हो, जब पाकिस्तान में ट्रायल्स भी जारी थे, तो लोग इतने ज़्यादा जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे कि वो कहें कि हम जाके वैक्सीन लगवाएंगे। सवालात भी कई थे। आपने अभी तक कैसा रिस्पांस देखा है? बुजुर्ग शहरी आ रहे हैं, खुश हैं? जी बहुत अच्छा देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफली आ भी रहे हैं और सेफली जा भी रहे हैं। इसमें कोई एडवर्स इवेंट ऐसा नहीं रिपोर्ट हो रहे। और हमारी तो अपनी स्टडी में बुजुर्ग शहरी थे जो हमने 18,000 लोगों की कैंसाइनों के साथ की थी, एंड दैट वाज आल्सो एक्सीलेंटली टॉलरेटेड।
तो जब हमने एक रिसर्च कर चुके हैं तो उस रिसर्च का फायदा यही है ना कि कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को, क्योंकि वो तो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में हुई थी, फॉलो अप भी हो रहा है उनका डेली बेस पे जो 18,000 को लगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसा कि एक्सपो सेंटर में सेंटर बना दिया गया और इतवार के रोज हमने जैसे कि पहले भी बात की कि रश एकदम बढ़ गया, क्या इतने बड़े शहर के लिए कुछ और सेंटर्स भी नहीं बनाने चाहिए थे? और दूसरा ये भी कुछ बताइएगा कि क्या इसका कोई वक्त मुकर्रर है सेंटर का कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको वैक्सीन लगवाने के लिए आना होगा? वो वाला सेंटर तो 8 to 8 है, लेकिन और भी सेंटर्स इसी तरह हैं, जैसे PIC है, सारे हॉस्पिटल्स में भी सेंटर्स हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जो दूसरे सेंटर हैं अभी उनको सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए किया गया है, लेकिन आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीक से वो भी वॉक इन के लिए हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको बाद में ट्रिकल डाउन होना है कि 60 से बिलो पे भी ये इंशाल्लाह एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे सेंटर में, वैक्सीनेशन सेंटर में, उन्होंने बताया कि वैक्सीन तो 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट का प्रोसेस है वो लग जाती है, उसके बाद 15 से 20 मिनट जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, तो उस हवाले से बताइए। जी जी प्लीज। कोई पता नहीं होता कि कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो इट इज ऑलवेज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यही है कि उनको 15-20 मिनट ऑब्जर्व किया जाए और उनको बैठ के चाय पिलाई जाती है, कॉफी पिलाई जाती है, पानी पिलाया जाता है और सुकून से वो बैठे होते हैं, तो इतनी तो कुर्बानी टाइम की देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि किसके ऊपर किस तरह की अलामात जाहिर होंगी, किस तरह का रिएक्शन? 100% ये 100% आपकी एंटीबॉडी और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है और वेरी करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग परेशान हैं कि हम हार्ट पेशेंट हैं, हमें डायबिटीज है, क्या ये फैक्टर्स उनको और भी जल्दी लगानी चाहिए, बिकॉज उनको कोई टेस्ट नहीं करवाने, तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो। कोई टेस्ट ना करवा के आए, वैसे ही आ जाएं सिर्फ? जी वैसे ही आ जाएंगे, इसका कोई ऐसा प्रोटोकॉल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और लोगों के क्वेश्चंस थे, बड़े वैलिड क्वेश्चन है जिनका जवाब दे रहे थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने इस हवाले से हमें बताया कि आपने सिर्फ 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं, अब हुकूमत ने इतनी आसानी कर दी है कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड लें और आप अब वैक्सीनेशन सेंटर चले जाएं, वहाँ पर आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वैक्सीन लगाने का, वो तकरीबन 3 से 5 मिनट का है, उसके बाद आपको अंडर ऑब्जर्वेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट रखा जाएगा और उसके बाद इसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि मुझ पर इस तरह के सिम्टम्स या अलामात जाहिर हो रही हैं, दूसरे पर इस तरह की क्यों जाहिर हो रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से यही बताया जाता है कि ये हर इंसान की अलग हो सकती हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने ये बताई कि आप जो है इस वैक्सीन के लिए जब जाते हैं तो आपके लिए बड़े अच्छे से इंतजाम किए गए हैं, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आएँ और अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कोई भी किसी भी मर्ज में मुब्तला है तो वो भी जाके वैक्सीन लगवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इशाल, ऐसा ही मामला है। लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस हवाले से हमें भी आ रहे थे कि जी कि हमें तो मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आ रहे, तो हुकूमत ने ये फैसला भी किया और काफ़ी सेंटर्स जो हैं वो मज़ीद भी खोले जा रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर काउंटर बना दिए गए हैं कि आप जाएं और जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो आप लोगों को, और जो आप सिम्टम्स की बात कर रहे हो, सिम्टम्स कोई इतने ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला हो जाएगा, वो मामूली से सिम्टम्स हैं और वो सिर्फ आपको 15-20 मिनट जब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है तो उसके बाद आपको घर भेज देते हैं, ऐसे कोई मामला नहीं है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, कि ये कि जो लोग इस एज ब्रैकेट में आगे हैं कि उनको वैक्सीन लगाई जा सकती है, वो वैक्सीन जाकर लगवाएं, और दूसरा ये कि एहतियात का दामन वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपने नहीं छोड़ना है। हमने एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आप वैक्सीन लगवाएं और घर आकर बिल्कुल आप रिलैक्स ना हो जाएं। ठीक है आपने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन उसके बाद भी एहतियात इशाल बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप क्या देख रही हो मार्केट्स के अंदर लोग अब कर रहे हैं? मार्केट्स के अंदर हमजा, मैं कल जैसे कि टाइम क्योंकि एक फिक्स कर दिया गया 6 बजे का, मैं बाहर निकली हूँ। हमारे अवाम को जो है ना शऊर नहीं है शायद इस बात का कि अगर 6 बजे का टाइम मुकर्रर कर दिया गया है तो दैट्स मीन कि मार्केट्स बंद हो चुकी होंगी। आपको 5 बजे से पहले अपने मार्केट्स के काम वाइंड अप करके बाहर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन मैं देखा कि ट्रैफिक जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई, रश इतना ज़्यादा होगा, हमारे लोग जो हैं उनको SOPs को फॉलो करने का ख्याल आता ही नहीं है कि भाई अगर एक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि 6 बजे का टाइम है तो फिर 6 बजे का टाइम है ना, फिर हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसी हवाले से जो है ना हम बात करेंगे सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर कई क्वेश्चंस हैं, अभी हम डॉक्टर जावेद अकरम साहब से भी पूछ रहे थे, लोगों के जहन में सवालात है कि कहीं हम जाएंगे तो हमें वापस तो नहीं भेज दिया जाएगा, हमें तो अभी तक कोड ही नहीं आया। तो उन्होंने हमें ये बताया कि अब 60 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी अफराद हैं वो वॉक इन जा सकते हैं, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएं, उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी।
नहीं, मैं वजाहत करना चाहूँगा 60 नहीं 70 साल से ऊपर उम्र के जितने भी लोग हैं वो शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाएं। हम उनको यहाँ वॉक इन फैसिलिटी दे रहे हैं। 60 के ऊपर वालों को नहीं दे रहे। 60 और 70 के दरमियान के जो लोग हैं उनको हम पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वायर करते हैं और उसके बाद हम उनको एक शेड्यूल के मुताबिक बुलाते हैं। देखें, आप लोगों को सब लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमारे पंजाब के अंदर इस वक्त 114 सेंटर्स काम कर रहे हैं और इन सेंटर्स के ऊपर हमने वैक्सीन की सप्लाई का एक निज़ाम बनाया हुआ है। हम सेंटर पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से लोगों को शेड्यूल करते हैं। तो अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो किसी सेंटर पे वैक्सीन नहीं होगी और खुदा न खास्ता किया किसी स्टेज पे ख़त्म हो जाएगी तो खुदा न खास्ता लोगों को वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। हम अपने एल्डरली को वापस नहीं भेजना चाहते। और फिर हमें एक और चीज़ जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो ये कि हम रिवर्स एज के ऑर्डर में इन लोगों को बुला रहे हैं, यानी कि जो 87 साल का है उसको पहले बुलाएंगे, जो 86 साल का है उसको बाद में बुलाएंगे। अगर 60 वाला आ जाएगा तो लामुहाला 87 वाला रह जाएगा। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस सिस्टम। हम रिवर्स एज ऑर्डर में चल रहे हैं और सब लोगों की बारी आनी है। हुकूमत के पास वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन जिस तरह से जैसे जैसे अवेलेबल हो रही है वैसे वैसे हम इसका दायरा कार भी बढ़ाएंगे, नीचे वाले एज ग्रुप्स को भी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट इट इज़ ओनली ओपन फॉर 70+, इट इज़ नॉट ओपन फॉर 60+। 60+ वाले जो लोग हैं वो प्लीज़ अपनी बारी का इंतज़ार करें, हमारे उस मैसेज का इंतज़ार करें जिसमें डेट लिखी हो। पहले मैसेज में आपको आपका सेंटर इसलिए बताया जाता है कि अगर आपने अपना सेंटर चेंज करना हो, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन से आपका सेंटर डिटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर आपके आईडी कार्ड पे लाहौर का एड्रेस है तो सिस्टम आपको लाहौर का जो करीब तरीन सेंटर होगा उसके बारे में मैसेज कर देगा। वो इसलिए करेगा ताकि अगर आपको सूट नहीं करता और आप अपना सेंटर चेंज कराना चाहते हैं निम्स के वेबसाइट पे जाके, तो आप 1033 पे कॉल करके या 1166 पे कॉल करके या वेबसाइट पे जाके खुद से अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये इंडिकेशन इस बात की नहीं होती कि आपने उस सेंटर में पहुंच जाना है। और जब अपना सेंटर चेंज करते हैं आपको फिर एक और मैसेज आ जाएगा कि आपका सेंटर चेंज हो गया। अब जिस दिन आपने टीका लगवाने आना है या वैक्सीनेट करवाने अपने आप को आना है उस दिन आपको अलग से मैसेज आएगा कि आप 17 मार्च को या 18 मार्च को या 19 मार्च को सो एंड सो सेंटर पे जाके अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। जब तक वो मैसेज नहीं आता प्लीज़ यहाँ ना आएँ। देखें क्या होगा, खुदा ना खास्ता जब आप यहाँ आ जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आएंगे तो आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सारे के सारे बुज़ुर्ग लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बुज़ुर्ग खाम में लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करें। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ रही है। ऑल्दो हमने वहाँ पे टेंट का इंतज़ाम किया हुआ है, सीटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन एक कैपेसिटी है। अगर मैंने सेंटर पे 3000 लोग बुलाए हैं तो मैं 4000-5000 लोग तो कैटर कर सकता हूँ, लेकिन 10,000 नहीं कर सकता। ये हो रहा है यहाँ पर एक्सपो में कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा रश हो जाता है सुबह के टाइम पर। हमने यहाँ एक और हॉल खोल दिया है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सिस्टम को रिस्पेक्ट करें। हमारे जो एल्डरली हैं जो जिनको हम बुला रहे हैं पहले उनको वैक्सीनेट होने दें। सब लोगों की बारी आएगी, सब लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन आपको तहम्मुल के साथ देखना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नंबर भी मिलेगा। फिर एक और बात जो ज़रूरी है वो देखें, हमारा ये फैसला था कि हमने हस्पतालों में इन लोगों को वैक्सीनेट नहीं कराना और उसके पीछे विजडम ये थी कि हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे अंदाजे के मुताबिक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बुज़ुर्ग या हमारे ओल्ड एल्डरली जो है वो हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीनेशन के बहाने कोई और इन्फेक्शन ले लें। लेकिन अगर हम यहाँ पर रश कर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी फिर वही इन्फेक्शस इन्वायरमेंट बन जाएगी। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ना सिर्फ कोविड की SOP को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बल्कि अदरवाइज़ भी हम इस माहौल को इन्फेक्शस बनाएंगे। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें, जिस तरह से आपको बुलाया जाता है उस तरह से जाएं। तमाम पंजाब के अंदर हमारे पास सेंटर्स मौजूद हैं, 114 सेंटर्स फंक्शनल हैं। हम अपने सेंटर्स का नंबर भी बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोगों को मजीद जोग्राफिकली जो है वो कन्वीनियंस दें। लेकिन टिल वी डू दैट प्लीज़ डोंट रश टू द सेंटर्स। 70+ के लिए ओपन है। 70 इफ़ यू आर 70+ यू कैन वॉक इन टू एनी सेंटर इन पंजाब मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये हमारे सेंटर्स चल रहे हैं। और हमारा इरादा यह है कि जब माह रमज़ान आएगा तो हम इनको सहरी से चला देंगे ताकि सहरी के बाद भी अगर कोई मतलब फ़ौरन आना चाहता है तो हम उसको इनके अपने टाइमिंग्स जो हैं वो और मज़ीद एडवांस कर देंगे। लेकिन प्लीज़ सिस्टम को रिस्पेक्ट करें। सेंटर्स पे इस तरह से बिला वजह रश न। उस्मान साहब ये बताएं कि ये एक शिकायत है और ये मैंने कोशिश की अपने वालिद साहब के लिए, तो मैं आप तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब सेंटर का मैसेज आया तो पूछा गया उसी 1166 पर, तो उनको सेंटर का इल्म नहीं था कि इसकी लोकेशन क्या है। फिर उनको कहा गया कि इसको चेंज कर दें, आप सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये हम तो चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है। तो इस तरह की शिकायत ये मेरे साथ खुद हुआ, तो इस तरह की शिकायत आप तक भी पहुंच रही हैं, तो फिर उसका हल क्या है? अच्छा,
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1166, क्योंकि 1166 एक्चुअली पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमारा फेडरल गवर्नमेंट में NCOC में इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि 1166 पे कॉल करके आप अपना सेंटर इसलिए चेंज करवाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि अगर आपका ID कार्ड लाहौर का है तो सिस्टम आपको पहला मैसेज लाहौर के किसी सेंटर का करेगा। आप अगर लाहौर में नहीं हैं और फैसलाबाद शिफ्ट हो गए हैं तो आप निम्स की वेबसाइट पे जाके या 1166 को कॉल करके अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं। जो 1166 पे ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं उन ऑपरेटर्स के पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो उसी वक्त आपके प्रोवाइडेड आप उनको वो पिन कोड प्रोवाइड करें जो आपको पहले मैसेज में मिला था। आपको जो मैसेज मिलता है जिसमें आपका सेंटर इंडिकेट होता है उसमें एक पिन कोड होता है, वो पिन कोड आपकी शनाख्त होती है। उस पिन कोड के थ्रू आप खुद भी वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं या जो ऑपरेटर है जिसको आप कॉल करेंगे वो आपसे पिन कोड मांगेगा और आपके पिन कोड के साथ वो आपके ID कार्ड और आपके पिन कोड के साथ आपके सिस्टम में एंटर होकर आपका सेंटर पंजाब के 114 सेंटर्स में कहीं भी चेंज कर देगा। अगर ऐसी कोई इंसिडेंस को वन ऑफ इंसिडेंस हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए ताकि हम इसको इंक्वायर करें। हमें जनरली इस तरह की कंप्लेंट नहीं मिली। कल भी हमारी इवन जो हमारी प्रोविंशियल हेल्पलाइन है 1033 की, उस पर भी इस तरह की कोई सच कंप्लेंट हमें नहीं आई। बट आई विल स्टिल इंक्वायर इनटू दिस एंड आई विल आफ्टर द शो गेट डिटेल्स फ्रॉम यू और वी विल गेट बैक टू दैट ऑपरेटर जिसने आपको ये कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज सिस्टम इसी तरह से चल रहा है। उस्मान साहब, जैसा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि 50 साल से ज़ायद जो लोग हैं उनको तो लगवाई जा रही है या 60 साल से, लेकिन जो 50 साल से या 60 साल से कम उम्र के लोग हैं वो कब से वैक्सीन लगवा सकेंगे? उनका कब से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी? क्योंकि हर बंदा अपने आप को महफूज करना चाहता है। जी दुरुस्त बात है, बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा प्लान जो है वो 18 साल से ऊपर लोगों को सबको वैक्सीनेट करने का है। देखिए वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो रही है। अगर आज हमारे पास ज़्यादा तादाद में वैक्सीन अवेलेबल होती तो हम ज़्यादा नीचे एज ग्रुप पे आ जाते हैं। चूँकि अवेलेबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है इसलिए जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल हो रही है वैसे वैसे नीचे नीचे एज ग्रुप्स में आएंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्टर था जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का था, जो सबसे ज़्यादा इन लोगों से डील करते हैं कोविड रिलेटेड पेशेंट्स के साथ, सबसे पहले उनको स्टार्ट किया गया। उसके फ़ौरन बाद ही आपने देखा कि हमने 60+ को शेड्यूल करना शुरू कर दिया और अब तो 70+ को वॉक इन कर दिया है। यानी कि 71 के लिए 70+ के लिए आपने मैसेज करके वेट नहीं करना, यू कैन जस्ट वॉक इन टू एनी ऑफ द सेंटर्स। सो जैसे जैसे हमारे पास मजीद वैक्सीन आएगी हम नीचे मूव करेंगे। हमारा टारगेट है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला जैसे ही नेक्स्ट खेप मिलती है हमें वैक्सीन की, हम ये 50 वाला या 55 वाले एज ग्रुप में पहुंच जाएंगे। उस्मान साहब, ये भी एक जानना चाहूँगी आपसे कि मजीद सेंटर्स कब तक कायम कर दिए जाएंगे लाहौर के अंदर एक्सपो के अलावा? जी लाहौर में अनकरीब इसी वीक में आप देखेंगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक वी विल हैव एटलीस्ट 2 मोर सेंटर्स फंक्शनल। इस वक्त भी हमने एक सेंटर खोल दिया है वॉल्टन रोड के ऊपर, लेकिन हम उसकी ज़्यादा प्रोपेगेशन इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज उस सेंटर की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी कम है। तो इसलिए वहाँ पर भी हम ये नहीं चाहते कि लोग वॉक इन करें, इसलिए एक सेंटर हमने वहाँ पर फंक्शनल किया है जिसपे सिर्फ और सिर्फ जो वॉल्टन के इलाके के लोग हैं उनको मैसेज भेजा जा रहा है कि वो वहाँ पर जाएँ। साइमल्टेनियसली लाहौर में 2 और सेंटर्स हैं जो हम बहुत अनकरीब खोलने लगे हैं। जैसे ही वो फंक्शनल होंगे हम मीडिया के थ्रू उसकी तशहीर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, हमें ज़रा ये बता दें, पूरे सूबे की बात कर लेते हैं। लाहौर में हमने देखा कि इतवार के रोज़ तो खासा रश था सेंटर के ऊपर, तो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सूबे के जो बाकी शहर हैं उनकी बात कर ली जाए तो वहाँ पर कैसा रुझान आप देख रहे हैं? क्या लोग अभी भी वहाँ पर तजब्जुब का शिकार हैं, हेजिटेट कर रहे हैं लगवाने से, या वहाँ पर भी खुश आइन जो हैं हमारे पास रेट सामने आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं? देखिए तजब्जुब का शिकार लोग शुरू में थे। जब पहला दिन था तो इस सेंटर के ऊपर भी तकरीबन 1488 लोग आए सिर्फ, और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई। शुरू में लोगों को ये था कि जी ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये भी ठीक है या नहीं है। फिर लोगों ने यहाँ से जब जो लोग वैक्सीन लगवा के गए उनकी बातचीत सुनी, उन्होंने अपने वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करवाए, उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बताया। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसे जैसे वक्त गुजरा है वो हुई है, और हमने देखा है कि पूरे पंजाब के अंदर पहले दिन बहुत कम रुझान था, अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ रहा है। ऑब्वियसली लाहौर वाला रुझान नहीं है क्योंकि लाहौर में आपको पता है हमारा प्रोविंशियल कैपिटल है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली यहाँ वाला जो रश है वो बाकी जगहों पर नहीं है, बट लेकिन देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज़। तकरीबन तमाम शहरों में हम देख रहे हैं कि रोज़ाना जो इंक्रीज़ है वो देखने को मिल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि एक सिस्टम है, सब लोग वैक्सीनेट करवा के आ रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से चलते हैं। फिर जब उनको सेंटर पे अच्छे इंतजामात का पता चलता है तो वो उस बात को भी
लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने शुरू में कहा था कि हमने वैक्सीनेट नहीं करवाना। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारी वालदा ने वैक्सीनेशन कराने से इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि इतने अच्छे इंतजामात हैं तो अब वो पूरे ख़ानदान में जितने भी एल्डरली हैं उनको कन्विंस कर रही हैं और वो चाहती हैं, उन्होंने बार बार मुझे कहा है कि जाके हमें वैक्सीनेट करवाओ। सो अब लोग देखा देखी जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है। इस एज ग्रुप में हमें थोड़ा सा ये भी एक इशू आता है कि आपको इनको कन्विंस करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कहें कि जी कल जाके टीका लगवा लो तो वो कल तैयार हो जाएंगे। आपको पहले से कन्विंस करना पड़ता है, वो सोचेंगे, वो आपको बताएंगे कि जी मैं ये दवाई खाता हूँ, मैं लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, मेरे डॉक्टर से पूछो। सो ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम इसको समझ रहे हैं। तो एल्डरली को कन्विंस करना, उनको मोटिवेट करना, उनको फिर किसी टाइम पर तैयार करके लाना, ये आप जो लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इतना आसान इशू नहीं है। तो हमारी ये जो एफर्ट है यहाँ पर अच्छे इंतजामात करने की, ये जो अच्छे इंतजामात करने की एफर्ट है, ये सिर्फ सिलसिले की एक कड़ी है कि हम यहाँ पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट दें कि वो डिस्करेज ना हो, और उनको जब यहाँ से वो किसी से सुनते हैं कि अच्छे इंतजामात हैं, वो एक उनको थोड़ा सा ढारस बनती है कि अच्छा हम चलो जाएंगे तो कम से कम हमें वहाँ पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे या कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये एक मैयर है जो हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ थे और बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं तो आप उनको लाजमी लेकर जाएं। और हमजा वालिदैन को मनाना खासा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि कहते हैं कि बुजुर्ग जो है बच्चों की एज में चले जाते हैं। जैसे बच्चों को मनाना मुश्किल होता है, ऐसे वालिदैन को मनाना भी मुश्किल होता है। लेकिन हमजा यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कैनवा फसल के बारे में कभी आपने सुना? मैंने इसके बारे में ना सुन रखा है कि ये जो है अब खुराक की जो कमी आ रही है उस हवाले से, जहाँ पर गंदम की पैदावार कम हो रही होती है वहाँ पर इसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। खुसूसी तौर पर ज़्यादा कहा जा रहा है कि जमीन जो थी जहाँ पर कुछ बीजा नहीं जा सकता वहाँ पर बिल्कुल, जैसे मुल्तान का जहाँ इसके लिए पानी कम चाहिए होता है ना, इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैर रिवायती फसल कैनवा मुतारिफ करवा दी गई है। और ज़रे यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक ये फसल जो है ये मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखने के साथ साथ एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है। सही, और इसमें फर्टिलाइजर जो यूज होता है, जिसको खादें कहा जाता है, वो भी कम इस्तेमाल होता है और ये आप ग़िज़ाइयत भी फराहम करती है ये फसल। ये मुझे कुछ तो इसी हवाले से हमने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। ज़हीर अब्बास जो है इस पे रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। अब काश्तकारों को कलर ज़दा ज़मीन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान के माहिरीन ने मुतारफ़ करवा दी है कीनवा जैसी गैर रवायती फसल, जो न सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है बल्कि इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करती है। रिवायती फसलात हैं जैसे गंदम वगैरह, इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो गई है, तो ऐसी फसलों की ज़रूरत थी जो इस कलर को भी बर्दाश्त कर सकें, साथ साथ इसके अंदर एक ग़िज़ाइयत भी मौजूद हो। इब्तदाई तौर पर ज़रूरी यूनिवर्सिटी के जलालपुर पीरवाला फार्म हाउस में चंद एकड़ पर इस फसल को उगाने का तजुर्बा किया गया था, जिसके बाद कीनवा की फसल चौलस्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी काश्त की जा रही है। कीनवा ऐसी फसल है, इसको कम पानी चाहिए और कम जो है ना ये फर्टिलाइज़र भी इसको ज़रूरत होती है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। इंशाल्लाह इसको हम प्रमोट करेंगे इस इलाके में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। कीनवा की अफादियत के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस फसल को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया जा रहा है। ज़रूरी माहिरीन कहते हैं कि ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रवायती फसलों के साथ साथ कीनवा जैसी गैर रवायती फसलों की भी ज़रूरत है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। जी ठीक है, इशाल समझ लग गई आपको? बिल्कुल लग गई, ये ग़िज़ाइयत भी फराहम करेगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं इशाल, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम बात करते हैं कि मदद करना, तो ज़रूरतमंदों की मदद सबसे अजीम खिदमत है और पाकिस्तानी इस काम में कभी भी पीछे नहीं रहे। जब भी मुश्किल वक्त आता है, जिधर भी हो, मतलब पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, ऑब्वियसली पाकिस्तानी भी इसमें कहीं भी कम नहीं है। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आता है तो कौम को वसाइल की कमी हो या कुछ भी हो जाए,
लेकिन हम वक्त याद रहते हैं कि हमने किस तरह से अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लंदन के मशहूर साबिक पाकिस्तानी तालिब इल्म मोमिन साकिब ने भी कोरोना वबा के दौरान खिदमत की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसका एतराफ़ जो है वो दौलत मुश्तरका ने भी किया और उन्हें यूथ अवार्ड 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ कोविड-19 हीरो भी करार दिया। हम कल भी सोशल वर्क का डे मनाया जा रहा था तो उस सवाल से बात कर रहे थे कि समाजी खिदमत किस तरह से की जाती है, तो पाकिस्तानी नौजवान बहुत आगे बिल्कुल पीछे नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानी होटल और इसके ऑनर उसके अलावा अवार्ड याफ्ता शेफ के हमरा मार्च 2019 में रजाकारों की एक टीम बनाई थी जिसे मिलियन खाने के नाम से जाना जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस इकदाम से नेशनल हेल्थ सर्विस के अमले, पुलिस और फायर फाइटर्स समेत दीगर अहम कारकुनों को मुफ्त और गर्म खाना जो है मुहैया करने में मदद मिली थी और 200 से ज़ायद मकामात पर 10 लाख से ज़ायद खाने और मशरूबात फराहम किए जा चुके हैं जिसका एतराफ़ किया गया। और इस इकदाम को BBC, स्काई न्यूज़ और द गार्डियन समेत अंग्रेजी मीडिया पर वसी कवरेज भी मिली थी। अच्छा, मोमिन का आपको पता है ना, मोमिन मशहूर पता कहाँ हुए थे? मोमिन मशहूर हुए थे कि जिस वक्त पाकिस्तान जो है ना मैच हार गया था तो मोमिन बाहर आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और मोमिन ने वो गुफ्तगू की बड़ी ज़्यादा जो है मशहूर हो गई थी कि पाकिस्तान हार गया है। अब वो जैसे मुझे मारो वाले कुछ उनके वो चीज़ें थी। अब मोमिन हमारे साथ मौजूद हैं, हम मोमिन से बात करने की कोशिश की। मोमिन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने शोहरत तो क्रिकेट मैचेस की वीडियो से हासिल की थी, बाद में सोशल वर्क की तरफ आ जाना, ये ख्याल कैसे आया कि अवाम की, लोगों की, कौम की खिदमत करनी चाहिए, इंसानों की खिदमत करनी चाहिए? जी शोहरत और फेम अगर कहा जाए तो बिल्कुल क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद जो वीडियो वायरल हुई थी वो काफ़ी लोगों ने देखी थी, लेकिन उससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है 2017 में तकरीबन आज से 4 साल पहले पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की न्यूज़ में आने का मौका मिला था जब मैं अपनी स्टूडेंट्स यूनियन का पहला नॉन यूरोपियन सदर मुंतखब हुआ था 144 साल के बाद। और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का भी लक़ब दिया था। तो ये सिलसिला तो काफ़ी पहले का शुरू हुआ था। फिर जिस तरह के आपने का वायरल वीडियो भी बहुत लोगों ने देखी 2019 में, लेकिन एक बचपन से जो विजन और एक माइंडसेट और एक थिंकिंग थी कि अपने इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली यूज किया जा सके मुआशरे की बेहतरी के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए, वो लोग जो हमारे जितने प्रिविलेज्ड और ब्लेस्ड नहीं है। तो आई थिंक इस माइंडसेट का पैदा होना, इसके अंदर मेरी फैमिली का एक बहुत हाथ है और बचपन से एक इसी किस्म की अपब्रिंगिंग और तरबियत की गई थी कि आपने, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आपने उन लोगों का सोचना है, उन लोगों के लिए कुछ करना है जिनको आपकी मदद की। मोमिन, कोरोना के दौरान आपने ज़रूरतमंदों तक खाना किस तरीके से पहुंचाया, किस तरह से आपने ये काम किया, क्योंकि कोरोना के दौरान ये एक मुश्किल टास्क था? जी, तो ये कोरोना की वबा जिस तरह के हम सब जानते हैं, ये इसने सिर्फ पाकिस्तान को हिट नहीं किया, इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। तो ये एक ऐसा मौका था जहां इंसानों को मिलकर काम करना था, इकट्ठा होना था ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और ये 1 मिलियन मील्स का इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मैंने को फाउंड किया एज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू कोविड-19, जिसमें हमने उन सब लोगों की मदद करने की, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। वो फ्रंट लाइन की वर्कर्स जो ये कोरोना के खिलाफ ये जंग लड़ रहे थे, फ्रंट लाइन की वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन और जो भी थे। तो जी मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टीम मेंबर्स का, वॉलंटियर्स का, जिनकी वजह से ये आइडिया एक रियलिटी बना और हम उन सब लोगों की मदद कर सके जो हमारे लिए ये जंग लड़ रहे थे। और बड़ी खुशी होती है क्योंकि देखिए ना, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, आप मिलकर जब काम करते हो तो आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हो। तो यही 1 मिलियन मील्स के साथ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी लोगों की मदद कर सके, हमने बहुत मील्स बांटे। तो बस उम्मीद यही करता हूं कि यही सिलसिला सोशल वर्क का जो है ये एक विजन है। आपके लिए नहीं, कॉमनवेल्थ की जानिब से ये अवार्ड दिया जाना पूरे पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और हमें आप पे फ़ख्र है। ये हमें बताएं कि आपने टीम मेंबर्स का जिक्र किया, वॉलंटियर्स तो चले थे ही, आपकी टीम में कौन कौन साथ था आपके? जी, ये कॉमनवेल्थ कोविड-19 हीरो का जो मुझे अवार्ड मिला, ऑब्वियसली बहुत खुशी है कि घर वालों का, अपने मुल्क का नाम जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आया है और इट फील्स गुड टू बी अप्रिशिएटेड। जी, एक मोटिवेशन मिलती है कि इंसान अपना ये जो काम है ये कंटिन्यू रख सके दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। तो
बिल्कुल एक खुशी का मौका है। लेकिन फिर वही बात करूंगा कि मैं ये अवार्ड भी और डेडिकेट करना चाहूंगा उन वॉलंटियर्स को जिन्होंने टाइम डाला, वो टीम के लोग जिनकी वजह से ये जो इनिशिएटिव है ये एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव बन सका। और देखें, जो आप एक एक्ट करते हो ऑफ काइंडनेस या एक कंपैशन का एक एक्ट होता है, उसकी इंटेंसिटी की बात नहीं होती कि आपने अगर किसी की मदद की तो कितने लोगों की मदद की, 1000 की 2000 की, बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आपने मदद कर दी, यही बहुत बात है। बेशक वो आपने 1 की या 10,000 की। तो बस यही कहना चाहूंगा कि अवार्ड की खुशी है, लेकिन अल्लाह ताला नीयत साफ रखे और ये जो एक विजन है, ये जो एक हिम्मत है, ये इसी तरह रहे कि हम जब भी किसी को हमारी जरूरत पड़े तो हम मिलकर लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बहुत अच्छा जज्बा है मोमिन, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम आपको एक बार फिर मुबारक देते हैं कि आपने मुल्क का जो है ना नाम रोशन किया। और इस वक्त मेरे ख्याल में हमजा खेल की बात कर लेते हैं। खेल के मैदान से आपको एक अहम खबर देते हैं, क्योंकि दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे होने जा रहा है, तो कौमी टीम की सिलेक्शन में राय को नज़रअंदाज करने पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम में इख्तलाफात का इंकशाफ हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, इसकी तरदीद भी वैसे सामने आ रही है कि इस तरह के इख्तलाफात नहीं हुए, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि इख्तलाफात हुए हैं और जो कोच हैं हमारी टीम के, उनको भी कुछ रिजर्वेशंस थी। ख़ासतौर पे शर्जील खान का नाम सामने आ रहा है कि उस पर कुछ रिजर्वेशंस थी कि उनका फ़िटनेस लेवल शायद वो नहीं है, जिसकी वजह से जब वो चीफ सेलेक्टर थे तो उनको नज़रअंदाज किया गया था कि आप पहले फ़िट होकर आएँ। बाबर आजम ने शदीद नाराज़गी का इजहार भी किया है। कहा जा रहा है कि मैं डमी कप्तान नहीं बनना चाहता हूँ। कहते हैं कि बार-बार तब्दीलियां हो रही हैं, जिसकी वजह से टीम जो है वो तैयारी नहीं कर पाएगी और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। लेकिन ये ज़राए के मुताबिक है। अब इख्तलाफात हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा इशाल, इसमें ये मामला है कि आप देखें कुछ लोगों की वापसी हुई है, कुछ लोगों को निकाल दिया गया है। जैसे इमाद वसीम का हमेशा से की रोल रहा है पाकिस्तानी टीम के अंदर, जब ज़रूरत पड़ी है तो वो T20 के अंदर पहला ओवर भी आके डालते हैं, 4 ओवर डालने होते हैं, बड़ा अच्छा इकोनॉमी रेट होता है उनका, बड़ा कम स्कोर खा रहे होते हैं और नीचे आके हिटिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, तो उनको शामिल नहीं तो किया गया। मैच के बड़े ही शदाई हैं, बड़े दिलदादा हैं भाई ये मैच के, तो आप किस खिलाड़ी को ज़्यादा बेहतर देखते हैं खेलते हुए? अच्छा, अगर मेरा तज्जिया आपने इसके ऊपर इशाल लेना ही है तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखना ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे की प्लेयर जो हैं, बैकबोन कहा जाए टीम की, तो वो बाबर आजम ही है। वैसे शर्जील को जो शामिल किया गया, अगर हम देख लें कि जिस तरह की पावर हिटिंग जो है PSL के अंदर शर्जील ने किया वो भी बेहतरीन थी। अच्छा, यासिर शाह जो हैं उनको टेस्ट मैच के अंदर ड्रॉप कर दिया गया। अब यासिर शाह, जिनकी शेन वॉन इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, उनको उधर से निकाल दिया गया टेस्ट टीम के अंदर से। कर सकते थे, उस हवाले से उनको निकाल दिया गया। अब ये कुछ चीज़ें हैं। अब लेकिन जो बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई टीम मैनेजमेंट के अंदर और जो चीफ सेलेक्टर हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, उनके अंदर कोई इख्तलाफात वाकई पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे, क्योंकि बिल्कुल नए कप्तान हैं, साथ ही नए चीफ सेलेक्टर हैं। अगर इनमें कोई एतराज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, तो फिर पाकिस्तानी टीम का फ्यूचर क्या होगा, किस बेस पर टीम को सिलेक्ट किया जाएगा? असरअंदाज हो सकते हैं इस तरह के इख्तलाफात, क्योंकि तभी किसी भी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, जब उनके जो सरबराहान हैं उनके अंदर इख्तलाफात ना हो। यही हम सियासी पस मंजर में भी देखते हैं कि जब आपके सरबराहान, जब आपके लीडरान आपस में गुथम गुथा हैं, तो नीचे जो तबका है वो भी गुथम गुथा ही नजर आते हैं। बिल्कुल। एक जो एतराज़ आ रहा है इस सिलेक्शन के ऊपर के कामरान गुलाम को जो है पहले शामिल किया गया था और फिर उनको खिलाया नहीं गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया और रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो किस बेस पे उनको ड्रॉप किया गया है? शाहनवाज धानी जो हैं, हमने देखा PSL के अंदर वो बेहतरीन जो है बॉलिंग कर रहे थे, उनको टेस्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन T20 में शामिल नहीं किया गया। इस हवाले से अब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब, एनालिस्ट है। नसीम राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या ये बातें दुरुस्त हैं कि कुछ इख्तलाफात हुए हैं, और क्या ये रूटीन के इख्तलाफात होते हैं या कुछ ज़्यादा हो गए हैं जो खबरों में गर्दिश कर रहे हैं? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, छोटे मोटे इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन जिसका जो काम है उसको वो काम करने दिया जाए, जिसके जो जिम्मेदारियां हैं उसको वो जिम्मेदारियां अंजाम देनी दी जाए। अगर मोहम्मद वसीम को चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया गया, जहाँ उनकी खामियां हैं, कोताहियां हैं, देखिए वहाँ भी मुशावरत से टीम का अनाउंसमेंट होता है। ये हो नहीं सकता कि कप्तान की राय को अहमियत नहीं दी जाए, ये हो नहीं सकता कि कोच की राय को अहमियत नहीं दी जाए। लेकिन रिसेंट पास्ट में आदतें इतनी खराब हो गई थी कि जब चीफ सिलेक्टर भी एक ही थे, हेड कोच भी एक ही थे, बैटिंग कंसल्टेंट भी एक ही थे, वो वन एंड ऑल थे। अब अभी तक उनके जहन में वही चीज चल रही है कि मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था, मेरे इख्तियारात में खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना था। देखिए, मिसबा भी नाराज है, बाबर भी नाराज है,
बाबर क्यों नाराज है? बाबर इसलिए नाराज है कि वो हर चीज के अंदर चाहते थे कि अब इस तरीके से आप करें, लेकिन वसीम भी एक टास्क लेकर आए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। आप देखें कितने सारे यंग प्लेयर्स को ट्राई किया गया। अगर बाबर ये चाहते हैं कि उस्मान कादिर उनके दोस्त हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज हो रही है, जिम्बाब्वे में सीरीज हो रही है, तो फिर उस्मान कादिर को टेस्ट टीम का भी हिस्सा होना चाहिए। तो एक फॉर्मेट में तो नहीं रखा उन्होंने जाहिद महमूद को, नोमान अली को, साजिद खान को, इन लोगों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जिताई थी। तो फिर अगर उस्मान कादिर को जिम्बाब्वे में आसान सीरीज है, वहां पे आउट करने का मौका होगा, तो ये बाबर की ख्वाहिश थी। मिसबाह उल हक बात कर रहे हैं कि जी शर्जील खान को मैंने अपने दौर में मुंतखब नहीं किया था इसलिए कि उनकी फिटनेस का लेवल इतना अच्छा नहीं है। जी। अरे ये उनके जराए से सामने आ रही हैं खबरें के उनके मिसबा के जराए से। अरे भाई बात सारी यह है कि आपने वर्ल्ड T20 खेलना कहाँ पर? क्या बाबर आजम और रिजवान के साथ ओपन करेंगे? दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन हैं। आपको शर्जील और फखर जमान को देखना पड़ेगा, आपको उन 20 ओवर को और भारत की जो कंडीशन है उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये नाराजगी बेजा है यार, समझ में ना आने वाली है। अच्छा, समझ में नहीं आ रही है। नसीम राजपूत साहब, फिर हमें ज़रा सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा बता दें। हमने शाहनवाज धानी की सिलेक्शन देखी है, बहुत अच्छी बात है, उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन हमने परफॉर्मेंस तो उनकी T20 के अंदर ज़्यादा देखी थी। जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन बाउंसर भी मारे थे, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, उनको हमने टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया। हमने यासिर शाह को ड्रॉप किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज थी इसलिए ड्रॉप कर दिया गया है, वाकई इंजर्ड हैं, इस बारे में भी हमें बताएं। मोहम्मद हफीज़ की वापसी, क्या शुएब मलिक की टीम में जगह नहीं बनती थी? आपने शुएब मलिक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखिए हम यहीं से शुरू करते हैं यार, शुएब मलिक को होना चाहिए। देखिए आपको शुएब मलिक को एतमाद देना पड़ेगा। आपने वर्ल्ड T20 खेलना कहाँ पर है? आपने इंडिया में खेलना है जहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा। आप मिडिल ऑर्डर आप बैटिंग उठा के देखें, आप आसिफ को ट्राई कर रहे हैं, नहीं चल पा रहे। आपने खुशदिल शाह को ट्राई किया, नहीं चल पा रहे। आपने आप इफ्तिखार को ट्राई किया, वो नहीं चल पा रहे। फिर आपने हुसैन तलत को ट्राई किया, वो नहीं चल पाया। आपने सबको ड्रॉप किया। तो उसके बाद अगर आप लेकर आ रहे, आप शुएब मलिक वहां पे बहुत काउंट करेगा एक्सपीरियंस, जो 5 नंबर पे आके वो बैटिंग करते हैं। देखिए अभी तक जो पाकिस्तान की बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने शकील को शामिल किया है, क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है कि बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग करेंगे। ठीक है, जब आपके पास एटलीस्ट शर्जील या फखर में से कोई एक होना चाहिए। अगर वो जो 10 है तो वो मैच करे, वार्नर जिस तरह खेल रहे हैं, रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहे हैं, उनको मैच करना चाहिए मेरी अपनी जाती राय में। तो फिर अच्छा किया है यार, हमने कोई उसको 100 मीटर में थोड़ी दौड़ा रहे हैं। आपने देखा वो वेस्ट इंडीज स्पिनर है, उनका वेट तो शर्जील से डबल है, बिल्कुल, लेकिन है कंडीशन उनके लिए बेहतर है, उनको खिलाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपने उनको नहीं दौड़ाना 100 मीटर में, आपने ना उनसे कोई सोमो रेसलिंग करवानी है, उनकी क्रिकेट खिलानी है। पीछे गेंद मार धाड़ का गेम है, खड़े हो जाते हैं, पकड़ खड़े हो जाते हैं। आपके नीचे वाले बैट्समैनों पे प्रेशर कितना कम हो रहा है। बाबर 3 पे आके, मेरे अपनी जाती राय में बाबर ओपनर बनते ही नहीं है टॉप पे। जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, बाबर 1 डाउन पोजीशन से नीचे नहीं जा सकते, इसके ऊपर। जी ठीक है नसीम साहब, एक मैं क्वेश्चन कर लूँ अगर हमजा पे इजाजत दें कि नसीम साहब बार बार की तब्दीलियाँ क्या मोराल डाउन नहीं कर देती? क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, तो क्या इससे परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें, पिछले 2 साल में हमने पाकिस्तान कैप्स बांटी हैं ऐसे कि जैसे बट रही थी। आया वो एक मैच खेला, उसके बाद पता चला वो है कहाँ पर, यानी हमारी आई नहीं। लेकिन इस वक्त अगर ट्राई की जा रही है तो जैसे अभी धानी की बात की, तो धानी मेरे ख्याल में शायद टेस्ट क्रिकेट में अभी बहुत जल्दी किए कि उनको टेस्ट टीम में आपने डाला है। ठीक है, अभी उनको फर्स्ट क्लास ज्यादा से ज्यादा खेलने चाहिए, अभी वो बहुत ज्यादा यंग है। टेस्ट क्रिकेट एक डिफरेंट डिमांडिंग बॉल गेम है, उसमें जरा बॉलर से ज्यादा डिमांड की जाती है, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट हो रहा होता है, वहाँ पे बैट्समैन कोई चार्ज नहीं कर रहा होता। धोनी ने आउट किए जब T20 में लोग हिट करने के लिए गए थे, धोनी ने यहाँ पे रन भी रोके। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जहाँ उन्हें सिलेक्ट किया गया है, वहाँ पे रन रोकना इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता, वहाँ आपको विकेट लेनी होती है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि धोनी को टेस्ट क्रिकेट में लेना, लेकिन धोनी को लेना ठीक है। अगर सारी बॉलर जो है ना, उसको जितनी जल्दी आ जाए उसकी क्रिकेट कम होती है, बड़ी लिमिटेड क्रिकेट होती है। वेयर एज बैट्समैन होता है 26 साल में 28 साल में आए तो जरा कम होके आता है, खेल के आता है। हमने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, तो धोनी को अगर हम लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन इतनी ज्यादा जो आप सिलेक्शन की बात कर रही थी, देखिए शायद
इस वजह से भी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी इतनी जरा इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस देख ली PSL में अपनी कंडीशन में, लेकिन अब इन सबको चेक किया जा रहा है कि आप इंटरनेशनली अगेंस्ट इंटरनेशनल टीम कैसा खेलते हैं, तो उसमें जितने चेंजेस कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ एक यूनिट के तौर पर कैसा खेलते हैं। नसीम राजपूत साहब, एक और तब्दीली आई जिस पर काफ़ी एतराज़ात भी आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, पब्लिक को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमने इमाद वसीम को एक अरसा तैयार किया, हमने इमाद वसीम से T20 में पहले ओवर करवाए और उनका बहुत अच्छा इकॉनमी रेट रहा, और अब जब हम बिल्कुल वर्ल्ड कप के करीब जा रहे हैं तो हमने कहा कि मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो उनसे बेहतर हैं और बेहतर ऑलराउंडर भी हैं, तो क्या ये करना इस वक्त में दुरुस्त है? एक वक्त तो था जब हम इमाद वसीम को कैप्टन के तौर पर देख रहे थे। यार हमारे यहाँ एक चीज है कि हम पसंद नापसंद, हमारी अपनी जाती पसंद नापसंद बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता इमाद वसीम को होना चाहिए था, इसलिए होना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने की है, फिर इमाद वसीम ने नए बॉल से जो गेंदें की हैं जी। बाकी तो अगर हम दीगर स्पिनर्स उठा के देख लें तो हफीज या इमाद वसीम, तो हमने स्पिनर ऐसे देखे जिन्होंने नया बॉल प्रॉपर किया है। हफीज बॉलिंग एक्शन की वजह से परेशान रहे, नवाज को हमने जब देखा है हमने उनसे नया बॉल होते हुए नहीं देखा, या हमने बाकी बात कर ली यार पसंद ना पसंद, जैसे मोहम्मद आमिर ये कह के चले गए कि इस मैनेजमेंट के साथ मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था पसंद ना पसंद। अच्छा, आमिर भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जिस ग्रुप का इमाद वसीम हिस्सा है। आप मेरे पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये बड़े करीबी दोस्त है। इनमें लोग तो ज़ाहिर है अभी बाबर के साथ भी खेल रहे हैं, लेकिन सरफराज, आमिर, इमाद वसीम ये खासे क्लोज थे उस वक्त, काफी करीब रहे हैं। तो फिर हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि आप अपने बिल्कुल ठीक है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है सिलेक्शन के ज़्यादातर फैसले हो रहे होते हैं। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं जो टीम सेलेक्ट कर ली गई है वो अच्छा परफॉर्म करके आएगी और ये इख्तिलाफात जो है ना मजीद लंबे नहीं होंगे। अच्छा हमजा, मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपसे करूँगी। पूछें। आप मुझे बताएंगे सुर्ख रंगत और सरसब्ज पत्तों का ताज और एक दिल की शक्ल वाली एक चीज़ है, बड़ी मज़ेदार है और खट्टी मीठी सी है, खाते ही देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्या हो सकता है? बिल्कुल ये मेरे साथ जो है ना कसौटी खेल रही हैं इस वक्त जो है। खैर मैं जवाब देता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रॉबेरी की मौसम के हवाले से बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब। आप स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं, हम सुर्ख रंगत है और मुझे पता है कि मुझे प्लाज्मा नहीं मिलेगा यहाँ पे। खैर सुर्ख रंगत और सरसब्ज पत्तों का जो ताज लिए दिल की शक्ल वाली स्ट्रॉबेरी का आप जिक्र कर रही है ना, और ये बेहतरीन है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बहावलपुर में रेतले इलाके में आपके लिए ये जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रॉबेरी की पहली बार काश्त कर दी गई है। रेतले बात है भाई, रेतले इलाके में। लेकिन रेतले इलाके में हो सकती है क्या ये स्ट्रॉबेरी? तो इसी हवाले से अमजद अवान से जान लेते हैं, वो मौजूद हैं। जी अमजद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जनूबी पंजाब में ज़रखेज़ ज़मीन के हवाले से तो ख़ासकर बहावलपुर रीजन में बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। यहाँ पर ज़्यादातर अब बाग भी लगाए जा रहे हैं। अब पहली बार चोलिस्तान की ज़मीन के ऊपर स्ट्रॉबेरी काश्त की गई है, तो माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी इस वक्त फल जो है वो तैयार है पककर, मिठास में भी बहुत ज़बरदस्त है, जायकेदार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोजेक्ट मैनेजर इस्लामी यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने ये तजर्बा किया। इनसे बात करते हैं कि क्या फ़ायदा हो सकता है इससे किसानों को और कितना ज़ेर मुबादला कमाया जा सकता है मुल्की तौर पर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे 1.5 एकड़ काश्त किया है, तो ये 1.5 एकड़ से बहुत अच्छी हमें पैदावार मिल रही है और इसमें जो हमें साइज़ मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद हम रिसर्च कर रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इधर के वो अच्छा इस पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर इसको 1.5 एकड़ से तकरीबन 10 से 12 एकड़ तक लेके जाएंगे। अगर किसान करे तो किसान भी इसको ना 1 एकड़ से तकरीबन 10-12 लाख रुपए ईजीली कमा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा करके किसान जो है वो 12 से 13 लाख रुपए जो है वो कमा सकता है। अगर काश्तकार जो है स्ट्रॉबेरी का भी यहाँ पर पैदावार शुरू कर दे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फ़ायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल ठीक है अमजद अवान, आप हमें आगाह कर रहे थे, इतनी खूबसूरत जो है हमें स्ट्रॉबेरी भी दिखा रहे थे और वो भी 1.5 एकड़ से जो शुरू किया गया। आप देखें, इसको हम कह रहे हैं कि अगर नौजवान पढ़ रहे होंगे, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे होंगे, फिर इस तरह के फैसले किए जाएंगे कि पहली दफ़ा काश्त हो सकती है। फैसला है कि रेतले इलाके में भी पहली दफ़ा स्ट्रॉबेरी काश्त की गई है और ये वाकई बड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी, कह रहे हैं कि जायका बहुत अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल, तो हम कोशिश करेंगे कि ये खा भी सकें। अभी हम दोनों को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।